सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करना। एक्चुअल में थोड़ा सा वॉइस का कुछ इश्यू हो रहा था। जो माइक मैं यूज़ करता हूँ पता नहीं क्या कनेक्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज जो मॉर्निंग का ध्यान सेशन हुआ था उसमें मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया था, इस वजह से। अब ये मैं दूसरा एक्चुअल में माइक आनंद फानन में मैंने अरेंज करके लगाया, दूसरा वाला, पुराना वाला जो की है। तो जल्दी से ये बताओ कि वॉइस कैसी है, क्योंकि वॉइस डिफरेंट तो आ रही होगी थोड़ी सी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार आ रही होगी, लेकिन डिफरेंट तो लग रही होगी। डिस्कनेक्ट कर दिया था इस वजह से। अब ये मैं दूसरा एक्चुअली माइक आनंद फानन में मैंने अरे कैसा है वॉइस? क्लियर है ना? एक्चुअल में पता है ये पुराना वाला मेरा माइक है, बहुत जो पहले यूज़ करता था, तो उसको जल्दी फल्दी में ढूंढ ढाड़ के लगाया। लेफ़्ट ईयरफोन में आ रही है। छुट्टी हो गई भाई, छुट्टी बेटा, पकड़ के परफेक्ट वॉइस है। ओके, क्या एक उसमें आ रहा है? क्या एक कान में सुनाई दे रहा है? हम्म, एक कान में सुनाई दे रहा है तो उसको जल्दी फल्दी में एक कान में सुनाई दे रहा है क्या? तो भाई ईयरफोन निकाल लो। लेफ्ट ईयर वॉइस। हम्म, लेफ्ट ईयर में। एक सेकंड रुकना, एक चेंज मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा हो सकता है कि वो उससे हो जाए। अभी अभी दोनों में हुआ क्या? और अगर नहीं हुआ तो फिर वो होगा नहीं एक्चुअल में, क्योंकि इश्यूज़ हैं कुछ, है ना? तो अभी एक बार कंफर्म कर देना ज़रा। या फिर प्रॉपर ना हो तो एक सेकंड बस, मुझे एक थोड़ा सा और टाइम दोगे क्या? लाइब्रेरी में, ओके। बिना ईयरफोन के तो एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा मैं थोड़ा टाइम देना, एक सेकंड मैं एडजस्ट करता हूँ। अगर होता है तो ठीक, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। अभी ठीक है, अभी यार एडजस्ट कर लो, ठीक है? बिकॉज वो हो नहीं रहा है। आई थिंक स्क्रीन भी ब्लैक हो गया होगा। चलो भाई, अभी एडजस्ट कर लो, ठीक है? अगर ईयरफोन है तो एक ही इस कान में सुन लो, नहीं तो फिर ईयरफोन हटा लो, वो ज़्यादा बेटर है। ओके। अभी एक बार कंफर्म करो, ठीक है? अगर ईयरफोन है तो एक ही इस कान में। अरे ये बताओ कि वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक कान में नहीं आ रहा, दो कान में नहीं आ रहा, एक कान में तो आ रहा है ना? सुनाई तो दे रहा है ना? क्या सही नहीं है भाई? अभी तो वॉइस आ रहा है मेरे हिसाब से। अरे ये बताओ कि वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक कान में नहीं आ रहा, दो कान में नहीं आ रहा, एक। आ ही नहीं रहा है, देखो। एक कान में आ ही नहीं रहा है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 11 रहेगा, ठीक है? क्योंकि यार मैं करके देख चुका हूँ जितना चीज़ें मैं कर सकता था, लेकिन वो जैसा है वैसा ही है, ठीक है? चलो भाई, तो लेक्चर नंबर 11 है एंड स्टार्ट करते हैं। और लेफ़्ट अब राइट मत करना।
वॉल्यूम लो है बेटा, एक कंटाप पड़ेगा, ठीक है, जिनको लो आ रहा है। ये लो आ रहा है, अभी हम सुना के दिखाएं तुमको? सुनाई तो दे रहा है ना? ये लो है ये फोन है तो एक ही इसका क्या सही नहीं है भाई अभी ये तो। ये लो आ रहा है। हाँ, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11। और पहली बात तो हैप्पी बंगाली न्यू ईयर सभी को, है ना। आज से पहला बैशाख शुरू है, तो ज़रा कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। ज़रा बताइए कि जो केरला है वहाँ पे न्यू ईयर को किस तरह से मनाया जाता है, क्या नाम है उसका, तमिलनाडु में क्या नाम है, महाराष्ट्र में क्या नाम है, एंड जो हमारा तिब्बतन कम्युनिटी है वो उसको किस नाम से सेलिब्रेट करती है न्यू ईयर को। मेनली जितने भी हमारे न्यू ईयर फेस्टिवल हैं ये चैत्र के टाइम पे होते हैं, चैत्र बैसाख के टाइम पे, जो अभी करंटली टाइम चल रहा है हमारा। पिछले लेक्चर में सारे हमने वो देखे थे, जो हिंदू कैलेंडर मंथ होता है उसको, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे रिलेट करके हमने सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में याद करी थी, है ना। तो अगर बात करेंगे तो केरला में विशु होता है, ठीक है, केरला में विशु होता है। देन तमिलनाडु में पुथांडु होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा होता है, ठीक है, गुड़ी पड़वा। एंड तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है इसको लोसर के नाम से सेलिब्रेट करती है। ऑलराइट, तो अगेन शुभ नववर्षा टू ऑल। आई थिंक बंगालीज और असमीज दोनों न्यू ईयर जो है आज से स्टार्ट है। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव माउंटेन रेंज यंग फोल्ड माउंटेन, यानी कि निम्नलिखित में से किस में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले माउंटेन्स के कितने टाइप्स होते हैं वो समझ लेते हैं। तो माउंटेन्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, दूसरे होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, और तीसरे होते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन। अब जो ये क्या लिख दिया मैंने, योल्ड, यंग प्लस ओल्ड इज इक्वल टू योल्ड, है ना, फोल्ड, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन, ये 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं। अब जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ये फॉर्म कैसे होते हैं, तो ये फॉर्म होते हैं कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कितने तरह की प्लेट बाउंड्री होती है और किस में क्या होता है। तो हमने देखा था 3 तरह की प्लेट बाउंड्री होती है। एक तो कॉन्वर्जेंट जहाँ पास पास आती हैं 2 प्लेट्स, एक होती है डाइवर्जेंट जहाँ दूर दूर जाती हैं 2 प्लेट्स, और एक वो जहाँ पर प्लेट एक दूसरे पर लेटरल स्लाइडिंग करती हैं। दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, एज सच ना तो मिलती हैं ना तो दूर जाती हैं, स्लाइड करती हैं। कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, इसमें क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्टिव, इसमें कंस्ट्रक्ट होता है, इसमें नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। जब कॉन्वर्जेंट होती हैं तो वहाँ पर हमें माउंटेन देखने को मिलता है, जहाँ डाइवर्जेंट होता है तो वहाँ पर हमने देखा था मिड ओशनिक रिज, बीच में क्रस्ट क्रिएट हो जाता है। ट्रांसफॉर्म में यूजुअली हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अब ये जो फोल्ड माउंटेन है, बिकॉज इसमें सबडक्शन जोन क्रिएट होता है, एक सबडक्ट करेगी एक ऊपर उठेगी, तो इस तरह से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से हमारे फोल्ड माउंटेन बनते हैं, इसी तरह से हमारे जो हिमालय उनका फॉर्मेशन हुआ। इनको हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, एक तो यंग और एक दूसरे ओल्ड। यंग होते हैं जिनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इनमें एंडोजेनिक फोर्सेज यानी अंतर्जात जो बल हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेज यानी कि बहिर्जात बल से ज़्यादा हैं। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट वैसे ही हुए हैं, प्रोसेस वही है, लेकिन अभी इनमें एक्सोजेनिक जो फोर्सेज हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एंडोजेनिक फोर्सेज। एंडोजेनिक मतलब अंदर के जो फोर्सेज होते हैं, एक्सोजेनिक मतलब कि हमने देखा था ऑल एक्सोजेनिक जो फोर्सेज हैं उनकी मेन एनर्जी का सोर्स क्या है? सन है। तो विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं जो चीज़ों को तोड़ने फोड़ने में काम करते हैं, यानी कि इरोजनल एक्टिविटीज़ में ये अपना रोल परफॉर्म करते हैं, जिसको कि हम डेन्यूडेशन बोलते हैं। वहीं जो हमारी एंडोजेनिक प्रोसेस होती हैं ये डाइस्ट्रोफिज्म में अपना काम करती हैं। डाइस्ट्रोफिज्म में क्या क्या आता है? तो डाइस्ट्रोफिज्म में आता है आपका ओरोजेनिक, मैंने पढ़ाया था, दैट इज़ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, और एक होता है एपीरोजेनिक यानी कि अदर देन माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, और एंडोजेनिक में हमारा वोल्केनिज्म भी आता है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स को मैं अगर यहाँ पर कोट करूँ, ठीक है, तो यंग माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स में हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि हिमालयास, एग्जाम्पल है हिमालयास, ठीक है। एंडीज जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, सॉरी ओल्डेस्ट बोल रहा हूँ,
लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अब पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है वॉइस सही जा रही हो कि नहीं जा रही होगी। वन साइड वॉइस, वन साइड वॉइस आए, वन साइड वॉइस वाले कॉलिंग वाली वॉइस आ रही है। पर्वत श्रृंखला है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, सॉरी ओल्डेस्ट बोल रहा हूँ। देखो उनका चल रहा है वन साइड वॉइस, वन साइड वॉइस, बीच में आके ये करते रहेंगे वन साइड वॉइस, हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। एंडीज़ जो है हमारी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। और अगर हम बात करेंगे एंडीज़ के अलावा, भाई क्या ज़्यादा दिक्कत है क्या वॉइस में? सर सब सही हो गया, ओके। अबे भाई वन साइड मुझे पता है, वन साइड कितनी बार बोलूँ, लिखवा दूँ यहाँ पर स्क्रीन पे वन साइड वॉइस, तब शांति में मानोगे। वन साइड वॉइस कमेंट क्यों बता रहे हो जब मुझे पता है वन साइड वॉइस? ये बताओ जो ए थोड़ी बहुत आ रही है वो प्रॉपर है कि नहीं है, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है। तो हिमालयाज़ जो हैं वो हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, एंडीज़ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। वहीं अगर बात करेंगे तो जो आल्प्स माउंटेन रेंज है, आल्प्स माउंटेन रेंज आपको कहाँ देखने को मिलेगी? यूरोप में। ये भी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे इंडिया के ही अरावलीज आ जाएंगे। ओल्ड फोल्ड माउंटेन में ही हमारे आ जाएंगे यूराल माउंटेन रेंज, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन में ही आ जाएंगे अपलेशंस। अपलेशंस। अरावलीज की अगर बात करें तो इनको हम रेजिडुअल माउंटेन रेंज के नाम से भी जानते हैं। रेजिडुअल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका अवशिष्ट रेजिड्यू बचा हुआ है, यानी कि बहुत कम पार्ट बचा हुआ है। यूराल माउंटेन रेंज की अगर बात करेंगे तो इट सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया, ठीक है। एशिया और यूरोप को ये अलग करता है। और अपलेशंस की अगर बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में, आपको देख यूएसए या फिर इन जनरल जो नॉर्थ अमेरिका है उसके ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेंगे ये। क्लियर हो गया फोल्ड माउंटेन्स। यहाँ पर पूछा गया था इनमें से यंग फोल्ड माउंटेन कौन है? एपलेशंस अभी मैंने बताया कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, तो ये ओल्ड फोल्ड, ऐसा नहीं कि ईस्टर्न पार्ट में इसलिए ओल्ड फोल्ड है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और ओल्ड फोल्ड है, ठीक है। और आल्प्स जो है यंग है, अरावली ओल्ड है, यूराल ओल्ड है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम दूसरे तरह के जो माउंटेन्स हैं उनको देखते हैं, दैट इज ब्लॉक माउंटेन। ये कैसे बनते हैं? तो ये तब बनते हैं जब हमारा दो जो पार्ट होते हैं ऑफ अर्थ क्रस्ट वो इस तरह से नीचे चले जाएंगे, तो जो बीच वाला पार्ट है वो अपने आप उठा हुआ प्रतीत होगा, और जो ऊपर बीच वाला जो पार्ट है जो रेज हो गया है उसको बोलते हैं हॉर्स्ट, और जो नीचे गिर गया है उसको बोलते हैं ग्रेबन, ठीक है। तो गिर गया है तो ग्रेबन, या फिर अपने गिरेबान में झांक कर देखो, हम झांक कर कहाँ देखते हैं? नीचे देखते हैं, तो नीचे हो गए हैं ये। और ये जो क्रिएट होता है इसको बोलते हैं रिफ्ट। आपने देखा होगा रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली आपने ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना है तो आगे सुनेंगे, अभी नहीं होगा तो इसी लेक्चर में, नहीं तो जब रिवर पढ़ेंगे तो आपने ये पक्का पता होगा आपको कि ये नर्मदा जो रिवर है वो दो रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में बहती है। रिफ्ट का मतलब होता है गड्ढा। अभी आ रही है वॉइस? अभी वॉइस आ रही है? अभी वॉइस आ रही है ना? ओके। अभी आ रही है वॉइस? ठीक है, ये सर बढ़िया आ रही है, ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, अभी आ रही है वॉइस?
चलो, तो यहाँ पर हम लोग रिफ्ट में थे एंड रिफ्ट में आई थिंक बफरिंग हुआ था। तो आई थिंक समझ ही होगे आप कि जब ब्लॉक माउंटेन बनता है तो साथ में रिफ्ट भी क्रिएट होता है। किस तरह से? तो जो रेज्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट, और यही बनता है आपका माउंटेन। और जो पार्ट गिर जाते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेबन, और यही एक्चुअल में रिफ्ट होता है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जो नर्मदा रिवर है, आपको पता होगा ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है बिटवीन विंध्या और सतपुरा। तो विंध्या और सतपुरा दोनों आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं, और इसके बीच में जो रिवर फ्लो हो रही है नर्मदा, वो रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है। तो ये जो विंध्या और सतपुरा, ये एक काइंड ऑफ हॉर्स्ट है, और ये बीच में आपका जिसमें नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है, दैट इज योर ग्रेबन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। ब्लॉक माउंटेन आपका जैसे कि वॉस्जेस माउंटेन है, ठीक है, वॉस्जेस है, कौकाकस है, कौकाकस, ठीक है, कौकाकस, काकस, ठीक है। वॉस्जेस कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है। कौकाकस हो गया आपके, जो मेनली फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया में बात करेंगे तो विंध्या और सतपुरा है, ठीक है, विंध्या और सतपुरा। वोल्केनिक माउंटेन्स की अगर बात करेंगे तो ये वोल्केनो की वजह से क्रिएट होते हैं, और ये वोल्केनिक माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स कितने तरह के होते हैं? तो ये होते हैं आपके शील्ड वोल्केनो, ठीक है, कॉम्पोजिट वोल्केनो, ठीक है, एंड तीसरा टाइप ऑफ वोल्केनो है हमारा कैल्डेरा, ठीक है। शील्ड, कॉम्पोजिट एंड कैल्डेरा। शील्ड की अगर बात करेंगे तो ये बहुत ही विस्कस लावा नहीं होता, बल्कि बहुत ही फ्लूइड लावा होता है। विस्कस क्या होता है? विस्कस का मतलब गाढ़ा, ठीक है, फ्लूइड का मतलब बहुत ही पानी जैसा। तो बहुत पानी जैसा लावा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो मौना लोवा, ठीक है, और किलाउआ, ये दोनों एक्चुअल में कैसे हैं आपके हवाईयन वोल्केनो हैं। जो हवाई आइलैंड पड़ता है यूएसए के, उसका ये पार्ट है, ठीक है। हवाई वोल्केनो का ये क्या है? दोनों पार्ट हैं, मौना लोआ और मौना जो किलोआ है। शील्ड वोल्केनो के एग्जांपल्स हैं। कॉम्पोजिट जो वोल्केनो होता है, इसका जो लावा होता है ये सबसे ज्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। मोस्ट विस्कस लावा इससे निकलेगा। और इसको याद कैसे रखेंगे कि कॉम्पोजिट है, यानी कि बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ है, तो कॉम्पोजिट है, तो सबसे ज्यादा विस्कस से गाढ़ा है। और कैल्डेरा की अगर बात करेंगे तो इट कोलैप्सेस, ये जो होता है बहुत ही एक्सप्लोसिव टाइप होता है, ठीक है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है ये, और ये इट कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ, इट कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ, खुद पर ही कोलैप्स कर जाता है। कॉम्पोजिट की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे माउंट फूजी है, जो कि आपको जापान में देखने को मिलेगा। इसी तरह आपका माउंट कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वेडोर में देखने को मिलेगा। और एक और है हाईएस्ट वोल्केनो, कौन सा है जरा बताइए? हाईएस्ट वोल्केनो इन दी वर्ल्ड, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, वो कौन सा है? इंडिया में आपको पता है बैरन और नारकोंडा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो हाईएस्ट वोल्केनो है दैट इज ओजस डेल सलाडो, ठीक है, जो कि चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगला है, इंडिया हैज 15,106 किलोमीटर्स ऑफ लैंड बॉर्डर एंड कोस्ट लाइन, ठीक है, लैंड बॉर्डर एंड अ कोस्ट लाइन ऑफ डैश किलोमीटर इंक्लूडिंग इट्स आइलैंड टेरिटरीज। भारत की स्थल सीमा 15,106 किलोमीटर लंबी है, और द्वीप क्षेत्रों सहित इसकी समुद्री जो तट रेखा है वो कितने किलोमीटर लंबी है? 6100, 7100, 7516 या फिर 8516? कितने किलोमीटर्स लंबी आपको कोस्ट लाइन देखने को मिलेगी? तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, भारत की स्थल सीमा 15,106 किलोमीटर लंबी है, और ठीक है, क्लियर है वॉइस? तो ये पूछ रहा है आपसे कि आइलैंड जो टेरिटरीज हैं, कोस्ट लाइन कितनी है इंक्लूडिंग द आइलैंड टेरिटरीज। तो कल हमने इंडिया की लैंड बॉर्डर के बारे में पढ़ा था कि इंडिया की टेरिटोरियल जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कितने कंट्रीज के साथ है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये 7 देशों के साथ है, दैट इज़ बचपन में MBA करके हमने इसको पढ़ा था, बचपन में MBA। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, जिसमें हमने देखा था बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है 4,996 किलोमीटर्स, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और हमने ये भी देखा था कि भाई कौन कौन से हमारे स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं डिफरेंट स्टेट्स के साथ, जैसे बांग्लादेश के साथ चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये सारा हमने देखा था। तो ये जो 15,106 किलोमीटर की लंबी हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री, इसको तो हमने कल डिस्कस किया था।
कोस्ट लाइन की अगर बात करेंगे तो ये टोटल 7516 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा अगर हम टोटल की बात करेंगे तो। और अगर मेन लैंड की बात करेंगे यानी कि अगर आइलैंड टेरिटरीज को हटा देंगे तो, लेकिन उससे पहले कितने हमारे स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, तो टोटल ध्यान रखिएगा 9 स्टेट्स हैं, 9 राज्य हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, आप 9 स्टेट देख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक, एंड यूटीज़ की बात करेंगे तो एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यहाँ पर दादरा नगर हवेली दमन दीव होगा और यहाँ पर पुडुचेरी होगा। ठीक है, वैसे तो पुडुचेरी आपको पता होना चाहिए कि 3 स्टेट में फैला हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यनम। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा यनम, देन एक सेकंड रुको। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कराईकाल। ठीक है, यहाँ पर है कराईकाल और यहाँ पर है आपका माहे। तो ये आपका 3 स्टेट में फैला हुआ है। अभी रिसेंट में एसएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि श्रीलंका के सबसे नज़दीक कौन सी टेरिटरी है, तो कराईकाल सबसे नज़दीक में है। ठीक है, एंड अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है। पहली बात तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि 9 स्टेट्स और 4 यूटीज़ हैं। अब इसमें से ये क्वेश्चन पूछता है कि लॉन्गेस्ट किसके साथ है, शॉर्टेस्ट किसके साथ है। तो जब हम लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो जीटीए याद रखना। ठीक है, जीटीए तो आपको याद ही होगा, वी गॉट दिस बिफोर GTA 6, वी गॉट दैट बिफोर GTA 6, ये सब करते रहते ना। जैसे कि PYQ सीरीज़ का भी वो डाला था शॉर्ट वीडियो, एक काइंड ऑफ ट्रेलर टाइप, तो उसमें भी वी गॉट परमार सर PYQ सीरीज़ बिफोर GTA है ना। तो GTA याद करना है, जी से गुजरात है, टी से तमिलनाडु है और ए से आंध्रा है। ठीक है, एक टॉप 3 स्टेट हैं जो कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन रखते हैं। गुजरात की अगर बात करेंगे तो टोटल 1600 किलोमीटर्स है रफली, और तमिलनाडु आंध्रा का आपको याद नहीं रखना है, बस गुजरात का याद करना है, 1600 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे ओवरऑल पूछ लेगा स्टेट और यूटीज़ दोनों को मिला के, तो आंसर अंडमान और निकोबार आइलैंड होगा। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार की जो कोस्ट लाइन लेंथ है वो 1962 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 1912 किलोमीटर भी दिख जाएगा। अब है क्या कि जैसे कि 7516 टोटल है, और अगर हम आइलैंड टेरिटरीज को हटा दें, लक्षद्वीप और अंडमान को हटा दें, तो कहीं कहीं 6100 किलोमीटर दिया हुआ है, 6100 किलोमीटर, तो कहीं कहीं पे 5422 किलोमीटर्स। अब है क्या कि अगर आप 6100 किलोमीटर मानोगे कि भाई ये मेन लैंड की है, मेन लैंड का मतलब ये होता है गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इनको हम नहीं ले रहे हैं, बस इतना पार्ट ले रहे हैं, यहाँ से गए और यहाँ पर ख़त्म कर दिया, इसको मेन लैंड बोलते हैं। तो मेन लैंड में 6100 किलोमीटर अगर हम मान लेंगे, तो आप खुद सोचो कि अंडमान निकोबार का जब जोड़ेंगे रफली, अगर आप 2000 जोड़ो इसमें, ठीक है, मतलब 1900 जोड़ोगे इसमें 6100 में, तो कितना होगा, 8000 होगा। लेकिन टोटल तो 7500 है, ये तो सिर्फ अंडमान निकोबार जोड़ा, लक्षद्वीप को तो भी जोड़ा नहीं है। तो उस हिसाब से अगर लॉजिकल देखें तो लॉजिकल तो 5422 किलोमीटर्स ही है, लेकिन कहीं कहीं 6100 दिया रहता है, और अगर पेपर में आ जाएगा 5422 नहीं रहेगा, तो आपको 6100 ही टिक करना है। गुजरात की सबसे लंबी है, देन तमिल की है, देन आंध्रा की है, और सबसे शॉर्टेस्ट की जब आप बात करेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है आपकी गोवा की। ठीक है, गोवा की सबसे छोटी कोस्ट लाइन है और ये रफली 160 किलोमीटर की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहीं लगे हाथ कोस्टल प्लेन्स में निपटा देते हैं, तटीय मैदान। अब ये क्या है, तो कमेंट करके जल्दी से बताओ, मैंने आपको कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स बताए थे इंडिया के। देयर वर हाउ मैनी फिजियोग्राफिक डिविजन्स, तो टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन मैंने आपको बताए थे। उनमें से हमारा एक कोस्टल प्लेन भी था, तटीय मैदान भी था। अब ये कोस्टल प्लेन है क्या, तो कोस्टल प्लेन एक्चुअल में यहाँ पर हम देखेंगे, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर है ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ये आपका कौन सा है, अरेबियन सी है, अरब सागर है। तो इसके बीच में जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये जो ईस्टर्न घाट है इसके और बे ऑफ बंगाल के बीच में आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इन्हीं को हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं, तटीय मैदान बोलते हैं। ठीक है, तटीय मैदान बोलते हैं। तो अभी ये चीज़ समझना कि पहले डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या है इनके बीच में, यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में अंतर क्या है। तो अंतर ये है कि जो पश्चिमी घाट है, जो ये वेस्टर्न घाट है, ये आपका कैसा है, ये आपका नैरो है। नैरो है मतलब पतला है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। ईस्टर्न घाट बहुत वाइड है, बहुत चौड़ा है, इसलिए ये यहाँ, ठीक है, एक तो चीज़ ये। और ये आपका एमर्जिंग कोस्ट है। ये कैसा है, एमर्जिंग कोस्ट है। ये सबमर्जिंग कोस्ट है। एमर्जिंग कोस्ट इसलिए है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ
ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ दैट इज मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। जब वो फ्लो करती हैं तो यहाँ पर अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं, जिसकी वजह से बहुत चौड़ा हो जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो इसी वजह से वाइड है और इसी वजह से पोर्ट डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। पोर्ट डेवलपमेंट के लिए तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हमारा सही है। क्लियर है। और वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट नहीं, मतलब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गई है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ध्यान रखना, डंबल थोड़ा सा ध्यान रखना। डंबल मतलब डंबल वो वाले डंबल जो मैंने आपको दिखाए थे अभी कुछ दिन पहले। तो डंबल एक्चुअल में वही वाले आप समझ लो कि भाई एक्चुअल में है क्या ना, इसका शेप डंबल की तरह है। डंबल की तरह तुम्हें आएगा नहीं कि भाई किस डंबल की तरह का है, लेकिन ये पूछेगा डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं भैया, अकॉम्प्लिश गोल्स, वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का डिफरेंस होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का नहीं, ठीक है। हाँ, साउंड का अगर किसी ने बोला ना तो यहीं से चप्पल फेंक के मारेंगे, अब ध्यान रखना, दिमाग अगर ख़राब किया तो किसी ने। क्लास के शुरू में बता चुके हैं, क्लास के बीच में आके वॉइस करोगे तो फिर दिमाग ही ख़राब होगा। क्लास में पहले ये बताओ स्टार्टिंग से क्यों नहीं ज्वाइन होते हो? रिवर्बरेशन हो रहा है प्लेन का नहीं, ठीक है। हाँ, साउंड का किसी ने बोला ना तो यहीं से क्या दिक्कत है भाई, रिवर्बरेशन क्या आ रहा है इसमें है? हर किसी को रोज ना कुछ दिक्कत ही रहती है, कम आ रही है, रिवर्बरेशन हो रही, इको हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हैं? दुनिया जहाँ के सारे माइक यूज़ कर लो, लेकिन तुम लोगों को खुश ना कर पाए हम वॉइस से। शेप की अगर बात करेंगे तो डंबल का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा ऊपर और नीचे चौड़ा है और बीच में क्या है, थोड़ा सा नैरो शेप का है। तो इस वजह से डंबल याद रखोगे अपने दिमाग में, वो बना के चलोगे तो वो दिमाग में टिक जाएगा, बस ये है, ठीक है। अब इनके नाम हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि ये कच्छ है, ये काठियावाड़ कोस्ट है, ये कोंकण कोस्ट है, महाराष्ट्र गोवा वाला जो पार्ट है ये आपका कोंकण कोस्ट है, ये मालाबार कोस्ट है केरला वाला, ये आपका जो तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश ये कोरोमंडल कोस्ट है, ये आपका नॉर्दर्न सरकार है जो आपका ये नदर्न पार्ट ऑफ आंध्रा और ये पूरा उड़ीसा है, ये आपका नॉर्दर्न सरकार है। और वहीं अगर बात करेंगे तो जो उड़ीसा वाला पार्ट है उसको उत्कल प्लेन बोलते हैं और जो वेस्ट बंगाल वाला है इसको बैगा कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कोस्ट याद करना है, कच्छ, काठियावाड़, कोंकण आपका महाराष्ट्र गोवा, मालाबार के बीच में यहाँ पर एक और मिसिंग है और वो है कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ कोस्ट। कन्नड़ आपका कर्नाटक वाला जो एरिया होता है उसको हम कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं। देन तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और ये सब वेस्ट बंगाल हमने देख लिया, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है आपको कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत वाइड है, एमर्जिंग इन नेचर है, ठीक है, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है, और इसका उल्टा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। महेंद्रगिरी इज द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स, the height of the western ghats progressively decrease from north to south, the western ghats cause orographic rain, the eastern ghats stretch from Mahanadi valley to the Nilgiris in the south। कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं क्या चीज़? तो हमने कुछ दिन पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे इंडिया का लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है। तो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है, 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं भारत के, उसमें से जो सबसे बड़ा है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा है। अब इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को यहाँ पे देखो, ये पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था कुछ इस तरह से कि यहाँ पर ये नर्मदा रिवर है, इसके ऊपर वाला पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, जो कि एक ट्रायंगुलर लैंड मास है ना, ट्रायंगल शेप का ना, इसलिए। और ये यहाँ पर जो सेंट्रल हाईलैंड है इसमें है मेवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये पूरा प्लेट्यू का ऑर्डर है जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, जो नर्मदा रिवर के ऊपर का पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट आपका डेक्कन प्लेट्यू होगा, दक्कन का पठार होगा। अब ये जो डेक्कन का पठार है इसका जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो वेस्टर्न घाट है, और ईस्टर्न जो बाउंड्री है वो ईस्टर्न घाट है, ठीक। अब इन दोनों में क्या अंतर है पहले हम समझ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वेस्टर्न घाट एंड दिस ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट जो है ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर है। डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ज्यादातर नदियां ईस्ट की तरफ आती हैं और तोड़ देती हैं। अब ज़्यादातर नदियाँ ईस्ट की तरफ ही क्यों आती हैं? तो उसका भी रीज़न है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो प्रायद्वीपीय पठार है,
प्लेट्यू क्या होता है? जिसकी एवरेज हाइट 600 मीटर होती है और जिसका टेबल टॉप की तरह होता है, मतलब वो फ्लैट होता है उसका टॉप। तो पेनिनसुला प्लेट्यू जो है ये टिल्टेड है टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, यानी थोड़ा सा ग्रेजुअल वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसी वजह से ज़्यादातर नदियाँ आपकी ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं और डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में जाके, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? देन दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? दूसरा पॉइंट ये है कि जो वेस्टर्न घाट है वो थोड़ा सा देखो एक चीज़ यहाँ पर ही नोट कर लो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में यहाँ पर क्यों ही नोट करोगे कि ये म्यूटिलेटेड है। कौन सा? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन म्यूटिलेटेड। अगर कभी पूछ ले, म्यूटिलेटेड का मतलब होता है कटा फटा टाइप। कटा फटा इसीलिए क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है वो थोड़ा सा कैसा है? सबमर्जिंग नेचर का है। वेस्टर्न घाट जो आपका हायर है, ऊंचा है, ये थोड़ा सा नीचा है, लोअर है, ठीक। इट्स हाइट इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ आओगे तो हाइट इंक्रीज करेगी। पेनिनसुला प्लेट्यू की भी इंक्रीज करती है इन जनरल, और वेस्टर्न घाट की भी इंक्रीज करती है नॉर्थ से साउथ में। इसकी क्योंकि हाइट मतलब वेस्टर्न घाट हायर है ना, अभी मैंने बताया, तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज हाइट, तो एवरेज हाइट ध्यान रखना इसकी है लगभग 1600 मीटर, ठीक है। और वहीं इसकी एवरेज हाइट की बात करेंगे तो लगभग आधा है, लगभग आधा है, 800 मीटर। हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो यहाँ अनाईमुडी है, अनाईमुडी, और यहाँ पर बात करेंगे तो इट इज़ महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी। अनाईमुडी की हाइट कितनी है? इट इज़ 2695 मीटर, और महेंद्रगिरी की अगर हाइट की बात करेंगे तो इट इज़ 1501 मीटर, 1501 मीटर, ठीक। और कहीं कहीं पे आपको जिंदा गाड़ा या फिर अरमाकोंडा भी मिल सकता है हाईएस्ट पीक, लेकिन जो एसएससी पूछता है वो यही पूछता है महेंद्रगिरी। इस वजह से मैं आपको सिर्फ महेंद्रगिरी ही लिखवा रहा हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पर हैं आपकी वेस्टर्न घाट की पीक्स और यहाँ पर हैं आपकी ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट में आती हैं आपकी नीलगिरी हिल्स, अनाईमलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स सबसे साउथ में, सबसे नीचे हैं। अनामलाई हिल्स की जब बात करेंगे तो अनामलाई हिल्स की सबसे जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पर जो सिचुएटेड है, देखो हिल्स क्या है, हिल्स कुछ इस तरह से हैं हिल्स, ठीक है। उसमें से जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी है। जो अनाईमुडी में आपको बात कर रहा था वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, ये पूरे साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है, साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है, और ये जो है केरल में सिचुएटेड है, ठीक है। और अनाईमुडी की बात करेंगे तो ये कौन सी हिल्स में है? अनामलाई हिल्स में है। पूरे साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक, और वेस्टर्न घाट की भी जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो दौड़ा बेटा है। वो क्या है? दौड़ा बेटा है। ये क्या है? ये सेकंड हाईएस्ट है, वेस्टर्न घाट की भी और पूरे साउथ इंडिया की भी, ठीक है। और ये आपकी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और हिल्स की जब बात करेंगे तो ये नीलगिरी हिल्स में है। नीलगिरी हिल्स वही हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स वही हिल्स हैं जहाँ पर मिलन होता है। किसका मिलन होता है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी, याद रहेगा। और इसी नीलगिरी में दौड़ा बेटा, ठीक, दौड़ा बेटा आपको दिख रहा होगा। ये दौड़ा बेटा किसमें? नीलगिरी में, जहां दोनों का मिलन हो रहा है। ईस्टर्न घाट की जो पीक्स हैं आप देखो, नल्ला मल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जावड़ी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलनी और वरुषनाथ। याद कैसे रखोगे इनको? याद ऐसे रखोगे कि जो नल्ला वेनु है, एक वेनु करके कोई लड़का है, वो नल्ला है, यानी कि काम वाम धंधा उसका चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा है वो, ठीक है। ठीक है। और नल्ला वेनु पाल को, ठीक है, ना जा शका, तो उसने 5 सिर पाल लिए, ठीक है। तो नल्ला मल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जावड़ी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई और पलनी हिल्स जो हैं ये आपको नॉर्थ से साउथ में अगर ऑर्डर में लगाने को पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? नॉर्थ से साउथ में, तो ये मैंने नॉर्थ से साउथ में आपको याद करवा दिया। नल्ला वेनु पाल को ना जा सका तो 5 सिर पाल लिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या होते हैं? घाट देखने को मिलते हैं आपको। कैसे घाट? तो घाट मतलब कि जो कनेक्ट करते हैं दो पॉइंट को, जैसे कि ये नीलगिरी हिल्स है और ये अनामला हिल्स है, इसको कनेक्ट करने वाले जो पास है वो पाल घाट है। जो पाल घाट है, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि नीलगिरी को अनाईमलाई से कौन कनेक्ट करता है,
अनाई मलाई से कौन कनेक्ट करता है? नीलगिरी हिल्स को, तो पाल घाट है। इसी तरह से दो और घाट आपको मिलेंगे यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थाल घाट और भोर घाट, दूसरे के लिए से लिख देता हूँ, एक सेकंड। थाल घाट और भोर घाट। भोर का मतलब होता है सुबह, सुबह आदमी काम पे जाता है, तो ये मुंबई को पुणे में इंडस्ट्रीज वगैरह है ना, आईटी हब है, तो काम पे जाते हैं, ठीक है। और थाल घाट आपका मुंबई को नासिक से कनेक्ट करेगा। नासिक लोग जाते हैं, नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया जानते हैं, तो काम हिला हो गया। अब शाम का टाइम है, अब कहाँ जाओगे तो तुम्हें भी पता है। तो यही चीज़ क्लियर हो गया। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, ये तो बिल्कुल सही है, नॉट करेक्ट पूछा, ध्यान रखना। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली डिक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ से साउथ, गलत है, बिकॉज नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज होती है। वेस्टर्न घाट ओरोग्राफिक रेनफॉल करता है, क्या होता है पता होगा, नहीं पता है तो बताएंगे आगे जब मानसून में आएंगे। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरीज, तो ध्यान रखना ये ऊपर ये महानदी वैली है, महानदी वैली से लेके नीलगिरी तक जाते हैं। और अगर बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट का ऐसे मत समझना बस इतने में ही है भैया। वेस्टर्न घाट गुजरात से शुरू होता है, गुजरात से शुरू होता है, महाराष्ट्र में जाता है, गोवा में जाता है, कर्नाटक में जाता है, केरल में जाता है, तमिलनाडु में जाता है। टोटल 6 स्टेट में फैला हुआ है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। और पेनिनसुला प्लेटू के बारे में और क्या क्या पढ़ा तो उसको भी रिकॉल करते हैं। वो मैंने सेंट्रल हाईलैंड के तो आपको रिलेट वो बता दिया था। देन यहाँ आपका क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी राजमहल की पहाड़ियाँ, ये है राजमहल की पहाड़ियाँ जो मैंने आपको बताई थी। देन ये क्या है, मालदा गैप है, मालदा फॉल्ट है, जहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। देन उसके बाद इसी का एक्सटेंशन है, इसी राजमहल हिल का या इसी पूरे पेनिनसुला प्लेटू का एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट में, जिसको करबी अंगलोंग प्लेटू बोलते हैं। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा, करबी अंगलोंग प्लेटू इन दी नॉर्थ ईस्ट। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ नन अदर दैन पेनिनसुला प्लेटू। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, मालदा गैप, मालदा फॉल्ट सही है। और ये ध्यान रखना जो सतपुरा है ना, सतपुरा ये बाउंड्री बनाता है डेक्कन प्लेटू का। ऊपर विंध्या है और नीचे सतपुरा, तो सतपुरा जो है पूरा बाउंड्री बनाता है डेक्कन प्लेटू का, नदन बाउंड्री। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स प्रेसिडेंट्स रूल इन एनी स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को का प्रावधान करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 358 तो नहीं हो सकता है, कल हमने देखा था 358 क्या है, आर्टिकल नंबर 19 को के जो 6 राइट्स हैं सामरो, उनको सस्पेंड करता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। 359 किसको करता है अदर देन आर्टिकल नंबर 19 के जो राइट्स हैं? वैसे अगर मैं डीप पे थोड़ा सा जाऊं, और आप में से काफ़ी लोग बोल भी रहे थे डीप में जाने के लिए कि सर हमें अगर स्टेट पीसीएस या फिर सीडीएस वगैरह के लिए पढ़ना है, सीडीएस सीएपीएफ के लिए, तो कहाँ से? तो उसके लिए मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, बताऊंगा आपको, ठीक है, आपको 4-5 दिन में जानने को मिलेगा, ठीक है। अगर जिसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स के लिए, तो सीडीएस सीएपीएफ के लिए, तो आर्टिकल नंबर 19 की अगर बात करेंगे तो इसमें सामरो 6 राइट्स हैं, तो वो तो हो गया, ठीक है। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा था, बताना ये चाह रहा था कि एक्चुअल में राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल नंबर 359 में क्या होता है, बाकी के राइट्स मैंने कल बोला था आपसे, और आज भी मैं आपको वही बोलूँगा कि सस्पेंड हो जाते हैं, बट एक्चुअल में थोड़ा सा डीप में घुसेंगे तो राइट सस्पेंड नहीं होते हैं, राइट टू मूव दी कोर्ट सस्पेंड हो जाता है। कि राइट तो है आपके पास, लेकिन अगर उसका हनन हुआ तो कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो 359 में, लेकिन 20 और 21 ये तो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, ये हमने पढ़ा था। और आर्टिकल 19 भी किस केस में सस्पेंड नहीं हो सकता, जरा बताना, जब इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगी हो तो। 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 और 360 तो यार फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, वित्तीय आपातकाल की जो आज तक कभी लगा नहीं है, ठीक है, आज तक कभी नहीं लगा, 0 टाइम्स। 356 जो बात करता है प्रेसिडेंट रूल की, ठीक है, जो बात करता है प्रेसिडेंट रूल की, जिसको कि हम स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं, आर्टिकल 356। एक्चुअल में ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये 2 ग्राउंड्स पे लगता है। एक ग्राउंड मेंशन्ड है आर्टिकल 356 में, और एक ग्राउंड मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 365 में। 356 में ये मेंशन्ड है कि अगर ब्रेक डाउन हो गया, किसका ब्रेक डाउन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, तो उस केस में ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो उस केस में आपकी सस्पेंड हो जाएगा, और मतलब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। और 365 में जो ग्राउंड मेंशन है, फेलियर टू कंप्लाई और टू फुलफिल विद दी सेंटर्स डायरेक्शन, सेंटर ने कुछ बोला है तुम्हें, किसको, स्टेट को करने के लिए, और वो कर नहीं रहा है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। वेस्ट बंगाल में आए दिन मांग उठती रहती है कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का तो ब्रेक डाउन हो जाता है या तो कंप्लाई नहीं करते हैं सेंटर के डायरेक्शन के साथ। तो बात यहाँ पर यह है कि प्रेसिडेंट रूल लगने के ग्राउंड 2 आर्टिकल में, लेकिन लगाया इस आर्टिकल के तहत जाता है। इसी में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट रूल लगाएगा कौन, तो इसके लिए पार्लियामेंट पहले जो है इसका
रेजोल्यूशन पास करेगी, 2 महीने का टाइम होता है, नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने का टाइम होता है। और नेशनल इमरजेंसी इनडेफिनिट पीरियड, अनंत काल के लिए लगी रह सकती है, लेकिन हर बार 6 महीने मैक्सिमम, मतलब कि 6, एक बार तुमने रेजोल्यूशन पास किया पार्लियामेंट ने 6 महीने, फिर बढ़ानी है तो फिर रेजोल्यूशन पास करो 6 महीने, कोई टाइम पीरियड लिमिट नहीं है कि नहीं नहीं एक फिर 2 साल 3 साल के बाद नहीं लगा सकते हो, इसमें 3 साल का टाइम पीरियड है। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही लगेगा, बिकॉज जो प्रेसिडेंट होता है कोई भी जो काम करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करता है। एक्चुअल में जब मैंने आपको कल बताया था कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो आज तक 3 बार लगी हो, 62 में, 65 में और ये 76 में। तो जो 76 वाली लगी थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए, जो कि अब वर्ड नहीं है, 44th अमेंडमेंट ने क्या किया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रेबेलियन को, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया था। उसी 44th अमेंडमेंट ने पहली बार कैबिनेट को डिफाइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखना। कैबिनेट को आर्टिकल नंबर 352 में डिफाइन किया था कि कैबिनेट का अप्रूवल लेके ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएगा, ऐसा नहीं कि अपने आप से लगा दिया उसने। या फिर क्योंकि हुआ ये था कि इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट से पूछे हुए प्रेसिडेंट को बोला, और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद। नोट करते जाना, पूछता है ये भी क्वेश्चन, फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय प्रेसिडेंट थे, तो उनके कहने पर इमरजेंसी लगाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि काफ़ी विवादास्पद है, प्रेसिडेंट रूल सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अगर पूछ लेगा तो ध्यान रखना, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम से लगा है, एम से मोस्ट नंबर और एम से मणिपुर 10 बार, यूपी में 9 बार। ठीक, क्लियर। क्या इसमें फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं? द आंसर इज नो। विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? 72, 54, 74 या फिर 66? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है कौन? प्रेसिडेंट है यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट। यूनियन एग्जीक्यूटिव है कौन? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका है कौन? तो ये पार्ट है आपका पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा था पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 यूनियन के बारे में बात करता है, संघ के बारे में बात करता है, पार्ट 5। अब ये जो पार्ट 5 है जो यूनियन के बारे में बात करता है, तो इसको हम डिफरेंट चैप्टर में डिवाइड करते हैं। डिफरेंट चैप्टर में टोटल 5 चैप्टर हैं इसमें। उसमें से जो पहला चैप्टर है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है, जिसमें कि आता है प्रेसिडेंट, जिसमें कि आता है वाइस प्रेसिडेंट, जिसमें कि आता है पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें कि आता है आपका अटॉर्नी जनरल। और कोई मिसिंग है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में, संघ की कार्यपालिका में। अब जो प्रेसिडेंट है ये आता है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक में। ठीक, तो अब हम देखते हैं 52 से लेकर 62 के जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक है याद करने की, और वो ये है कि प्रेम, ठीक है, प्रेम करके कोई है आपका साथी दोस्त जो भी है, ठीक है, प्रेम से तुमने बोला क्या? प्रेम से तुमने बोला जय माता दी। क्या बोला प्रेम से? प्रेम से बोला ट्रैकिंग पे चलना है प्रेम। ठीक है, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम। ठीक है, कम इन टाइम, याद रहेगा, आप नोट कर सकते हो। चलो मैं लिख देता हूँ, ये आर्टिकल 52 होगा, ये 53 होगा, ये 54 होगा, ये 55 होगा, 56 होगा। और हिंदी में याद करने की ट्रिक होती है पकानी कोका द्वयोदशम करके, याद है आपको जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, पकानी कोका द्वयोदशम। तो 61, 62। अब आपको सारे आर्टिकल्स याद हो गए। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो प्र से है प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 उस ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। यहाँ तक कि जब भी आपको कोई रेंज पता हो किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से शुरू होता है, 147 पे ख़त्म होता है, तो 124 क्या बोलता है? देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 63 से शुरू होता है प्रेसिडेंट, तो 63 क्या बोलता है? देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहला आर्टिकल उस ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट की ही बात करेगा। ई से क्या है? ई से है आपका इलेक्टोरल कॉलेज। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल कॉलेज? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है उसके इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ई से है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं ये इलेक्टोरल कॉलेज आपका 54 में आएगा। ये होगा आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये होगा आपका कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है देश का राष्ट्रपति। ये है आपका ई, बात करेगा इलेक्टोरल कॉलेज।
ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि उसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। तो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड एमपीज प्लस एमएलएज, यानी कि निर्वाचित, नामित नहीं, नॉमिनेटेड नहीं, सिर्फ इलेक्टेड, सांसद भी और विधायक भी। एम से क्या है, एम से है मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन यानी कि चुनाव की प्रक्रिया। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होती है, चुनाव की प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो फॉलो किया जाता है प्रोसीजर, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मत, और टी आर से है आपका टर्म, यानी कि इसका टर्म कितना होगा। तो टर्म ध्यान रखेंगे 5 साल का टर्म होता है किसका, प्रेसिडेंट का। देन ई से है यहाँ पर एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, कि क्या री इलेक्शन के लिए कितने नंबर ऑफ टाइम्स एलिजिबल है। तो ध्यान रखना है एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कि भारत में कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है कितनी बार भी, क्योंकि यूएसए में क्या होता है, कोई भी 2 बार सिर्फ मैक्सिमम राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अब बन गए, अब नहीं बन सकते हैं, क्योंकि पहले एक बार बन चुके हैं तो कभी भी नहीं बन सकते हैं। क्यू से है क्वालिफिकेशन, लिखी हुई यहाँ पर, क्वालिफिकेशन ही बता दूं, क्वालिफिकेशन होता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन। दूसरा 25 साल की, सॉरी एक सेकेंड, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होने चाहिए। भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होने चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, ठीक है, होल्ड करते हो। कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है, कंडीशन ऑफ सर्विस मतलब कंडीशंस इसमें लिखी हुई है। कंडीशंस क्या हैं, तो कंडीशंस ये हैं आर्टिकल जो 59 में लिखी हुई हैं कि अगर कोई प्रेसिडेंट बन रहा है तो वो सांसद ना होना चाहिए, एंड ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर विधायक ना होना चाहिए, एमएलए ना होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होना चाहिए। ओ से है ओथ यानी शपथ, शपथ कौन दिलाता है इसको जरा गेस करो। आई से है इम्पीचमेंट, जिसको हम बोलते हैं महाभियोग, ये हमने कहाँ से ली है प्रणाली, ये हमने सिस्टम कहाँ से लिया अभी बताएंगे। और टाइम से अगर बात करेंगे तो टाइम से टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी, ठीक है, टू फिल दी वैकेंसी, ये है आर्टिकल नंबर 62। ओथ की अगर बात करेंगे, शपथ की, ठीक है, शपथ की, तो शपथ दिलाता है इसको CJI, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वो इसको शपथ दिलाएगा। ऑलराइट, क्लियर। अभी इम्पीचमेंट पे मैं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज फिर ज़्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में और भी चीज़ें पढ़नी तो हम देख लेंगे, जैसे आर्टिकल नंबर 72 में पार्डनिंग पावर है, जिसमें अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अभी सिर्फ आर्टिकल हमने देख लिए, और उस हिसाब से क्या पूछा था, इलेक्शन, तो इलेक्शन हो जाएगा आपका सॉरी डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ, तो ठीक है 54 हो जाएगा इलेक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इलेक्टोरल कॉलेज है, और वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। बाकी तो आई थिंक और कोई डाउट होगा नहीं। 66 की अगर बात करेंगे तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। 72 जैसे मैंने आपको बात करा, अभी पार्डनिंग पावर होता है, जो कि अभी हम नहीं देख रहे हैं डिटेल में, आगे देखेंगे। 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है। तो ये आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हम देखते हैं इसे कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 75, 62, 71 या 66? हाँ, तो 66 में तो भैया अभी देखा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये तो होने से रहा। 71 ये बोलता है कि ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स arising in connection with the election of president and vice president shall be decided by whom? कौन डिसाइड करेगा? shall be decided by, मैं पूरा ये लिख देता हूँ, नहीं फिर बोलोगे सर पूरा नहीं लिखा। shall be decided by सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का इसमें ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, और सबसे पहली हियरिंग मतलब सीधा आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील। तो ये 71 में लिखा हुआ है, ठीक है। 62 भी नहीं होगा, 62 भी बता चुका हूँ, इलेक्शन टू टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी। 75 बच गया, वही होगा आपका। 75 की अगर बात करें, पहली बात तो 74 को डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक पीछे 74 था क्या? हाँ 74 था पीछे, तो पहले 74 को भी डिस्कस कर ही लेता है।
74 जो बात करता है ये देयर शैल, ये पीएम और पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है। देयर शैल बी अ काउंसिल, देखो भैया मैंने तुम्हें बताया अभी किसके बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। कहाँ यूनियन एग्जीक्यूटिव, कहाँ है? प्रेसिडेंट वीपी, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एजी, प्रेसिडेंट 52 से 62, वाइस प्रेसिडेंट 63 से लेके 73, ठीक है। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 से स्टार्ट होते हैं आपके, याद रहेगा, 78 तक जाते हैं। तो वही है 74 में, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री क्या हुआ, अध्यक्ष हुआ। किसका अध्यक्ष हुआ, किसका हेड हुआ, हेड हुआ ये गवर्नमेंट का। ही बिकेम द हेड ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए इसको डी फैक्टो हेड बोलते हैं। डी फैक्टो का मतलब एक्चुअल में इसके पास पावर है, लेकिन वहीं जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं, राष्ट्रपति जी की बात करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हेड ऑफ कंट्री या फिर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। याद रहेगा जो आर्टिकल 53 पढ़े थे। और डी ज्यूरे का मतलब होता है नाम के हेड हैं ये, बस इसीलिए नाम के हेड हैं, मतलब नॉमिनल या फिर टाइटलर हेड हैं, ठीक है, नॉमिनल या फिर टाइटलर हेड हैं। और वहीं अगर बात करेंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट तो ये है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट, लिंच पिन का मतलब ये किसने बोला था, ये नेहरू ने बोला था, ठीक है। लिंच पिन का मतलब होता है एक, ये मैं आर्टिकल 78 पढ़ाऊंगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी के लिए बस याद कर लो। वैसे तो मुझे ये शब्द भी अभी नहीं बोलना चाहिए था, 78 पढ़ाते वक्त बोलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अभी बोल दिया है तो बोल दिया। 78 पे मेरे मुंह से निकल गई। 75 पे आते हैं। फर्स्ट वाला क्लॉज क्या है, इसके सारे क्लॉज पता होने चाहिए आपको, 6 क्लॉज। पहला वाला क्लॉज बोलता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं उनकी भी प्रेसिडेंट ही करेगा, बट प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस पे करेगा। यहाँ तक कि 74 में क्या लिखा हुआ, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति कुछ भी काम करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करेगा। कुछ भी मतलब कुछ भी, वो घूमने जा रहा है वो एडवाइस लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसको खाना खाना है वो एडवाइस लेगा, खाना खा लो, ये इस लेवल पे एडवाइस मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कोई भी कब कुछ भी पूछे, हाँ कुछ होते हैं ऐसे सिचुएशनल डिस्क्रिशन जिसको बोलते हैं, कि जैसे मान लो कि किसी को पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस, तो उस केस में अभी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी नहीं है, तो फिर कैसे वो एडवाइस लेगा, तो फिर उस केस में होता है। लेकिन इन जनरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट काम करता है। दूसरा क्लॉज है मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं जो हमारे मंत्री होते हैं, यानी जब तक प्रेसिडेंट को प्रसाद देते रहेंगे, प्लेजर देते रहेंगे, तब तक तो ऑफिस में रहेंगे, और जैसे प्लेजर बंद ऑफिस बंद। इसका मतलब क्या है, क्या किस तरह के प्लेजर की बात हो रही है, कि ये डार्क हो रहा है? नहीं बेटा, बिल्कुल डार्क और ये सब वाइट नहीं है, बस है ये कि जहाँ जहाँ पर भी तुम देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी ऑफिस के रिमूवल प्रोसीजर के बारे में लिखा नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गवर्नर, फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल, तो ये सब प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ऑफिस सर्व करते हैं जिनका। उसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट डजंट मीन कि भाई प्रेसिडेंट का जब मन आएगा वो हटा देगा, ठीक है, वो जब मन आएगा तब हटा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब लोकसभा होता है, तो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रेसिडेंट को इंडिविजुअली। बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू दी, मतलब ओथ के बारे में यार खत्म, ठीक है, ओथ शपथ। A minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। इसके दो मतलब हैं, मतलब एक ही है, लेकिन मतलब बताने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई कोई भी इसमें 6 महीने तक आप मिनिस्टर हो सकते हैं, ठीक है, बिना किसी हाउस का मेंबर हुए। आप बिना किसी हाउस का मेंबर हुए 6 महीने तक मिनिस्टर हो सकते हैं, और उसके बाद अगर आप नहीं रहे, मेंबरशिप नहीं ली, तो आपकी मिनिस्टरशिप चली जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मिनिस्टर बन सकता है बिना लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हुए, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक, 6 महीने के भीतर लेनी पड़ेगी आपको मेंबरशिप। एग्जाम्पल एस जयशंकर, वो लोकसभा का चुनाव तो जीत के आए नहीं है,
उनको पहले मिनिस्टर बना दिया गया, उसके बाद गुजरात से राज्यसभा सीट से उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच, तो इसमें सैलरी और अलाउंसेज दिए हुए हैं, खत्म बात। तो 75 के 6 क्लॉजेज आपको याद हो गए अभी, ठीक है। आते हैं समुद्रगुप्त पे। तो समुद्रगुप्त जो है उनके अचीवमेंट के तो क्या ही कहने, तो कहाँ पे लिखे हैं, कहाँ पर इनकी प्रशंसा में, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, तो कहाँ पर किसने प्रशंसा करी है इनकी, हरिसेन ने, रुद्रसेन ने, काल्हान ने या फिर कालिदास ने, किसने इतनी प्रशंसा करी है भाई समुद्रगुप्त की अपने। समुद्रगुप्त कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कल हमने पढ़ा था कि वो गुप्ता एरा स्टार्ट किया था, महाराजा धीराज का टाइटल लिया था, एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं वैसे तो श्रीगुप्त हैं, देन घटोत्कच, देन चंद्रगुप्त द फर्स्ट, देन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जो है जितने भी बैटल्स लड़े वो एक भी नहीं हारे, इसीलिए वीए स्मिथ ने उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला विंस्टर आर्थर स्मिथ ने। उनको कैसे पता एक भी बैटल नहीं आ रहा है, तो ऐसे पता क्योंकि हरिसेन जो हैं कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति कंपोज करी थी, जिसमें कि, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि एक भी बैटल नहीं आ रहे हैं। प्रयाग प्रशस्ति आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी इसको बोला जाता है। क्लियर। समुद्रगुप्त के बारे में अगर बात करें हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, तो ये ध्यान रखना क्वाइंस में ये वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं समुद्रगुप्त जी, ठीक है। समुद्रगुप्त की अगर बात करेंगे तो नेपोलियन ऑफ इंडिया तो मैंने बता ही दिया, और क्या है, और एक फैक्ट है जो दिमाग से जा रहा है, अभी आता है तो मैं बताता हूँ आपको। रुद्र, पहले तो कालिदास के, एक सेकंड, रुद्रसेन ही देख लेते हैं। तो रुद्रसेन की अगर बात करेंगे तो कल मैंने आपको रुद्रसेन दी सेकंड पढ़ाया होगा, याद है आपको? रुद्रसेन सेकंड कुछ याद आ रहा है आपको? रुद्रसेन दी सेकंड कौन था? तो रुद्रसेन दी सेकंड था जिससे कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता के साथ शादी करवाई थी। रुद्रसेन जी सेकंड ये वकाटक डायनेस्टी या फिर वकाटक डायनेस्टी का रूलर था एक, जिसकी काफ़ी जल्दी डेथ हो गई थी आफ्टर फ्रॉम द मैरिज फ्रॉम विद प्रभावती गुप्ता। तो रुद्रसेन वो हैं, ठीक है। काल्हान की अगर बात करेंगे तो इन्होंने किताब लिखी थी जिसको जानते हैं राज तरंगिनी के नाम से, राज तरंगिनी, जिसमें कि वो कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। कालिदास नवरत्न है एक, किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के। कल नवरत्न के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? आई थिंक नहीं बताया था ना, बस इतना बताया था कि चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे। तो अभी नवरत्न नोट कर लीजिए क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे। अमर सिम्हा, धनवंतरी, कहापन का, ठीक है। लिखने का अलग अलग तरीका होता है कहापन का को, ठीक है। कहीं पे के शापन का लिखते हैं, ठीक है। एंड वरारुचि, वेताल भट्ट और शंकु हो गए। और कोई मिस हुआ क्या? वरारुचि, वराहमीर नहीं हुआ ना अभी, सातवां वराहमीर, ठीक है। आठवें कालिदास हो जाएंगे, और नवा यार मुझे खुद याद नहीं आ रहा है, याद आ रहा है क्या किसी को नवा? अमर सिम्हा की अगर बात करेंगे तो लेक्सिकोग्राफर, धन्वंतरी फिजिशियन, आपको काफ़ी सारे हॉस्पिटल भी देखने को मिलेंगे धन्वंतरी के नाम से, ठीक है। कहापनका की अगर बात करेंगे तो एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर। वरारुचि की अगर बात करेंगे तो ये ग्रामरियन। वेताल भट्टा मैजिशियन। शंकु जो थे ये थे आपके, शंकु क्या करते थे? शंकु आर्किटेक्ट थे ये, ठीक है, आर्किटेक्ट। और वराहमीर की अगर बात करेंगे तो एस्ट्रोनॉमर। और कालिदास तो आपको पता है ना, लिटरेरियन थे। और इनकी किताब कौन कौन सी कालिदास की? तो कालिदास की बुक्स की अगर बात करेंगे तो मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्र जो कि लव स्टोरी है। मालविका और अग्निमित्र की, अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र शुंग का बेटा। पुष्यमित्र शुंग जरा बताइए किसको हरा के मतलब उसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी? मालविका अग्निमित्र। ऋतु संहारा, और एक आप बता दो। तो अग्निमित्र पुष्य जो मित्र शुंग था उसने बृहद रथ को हराया था, जो कि मौर्य डायनेस्टी का आखिरी रूलर था, ठीक है।
क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? हरिसेन की अगर बात करेंगे, एक बार क्वेश्चन पूछा था आपके ही एग्जाम में एसएससी में कि हरिसेन ने कौन सी पोस्ट होल्ड नहीं करी थी, कौन सी पोस्ट होल्ड नहीं करी थी। तो ध्यान रखना, 4 मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, बताना कौन सी पोस्ट होल्ड नहीं करी थी, ठीक है। कुमार अमात्य, क्योंकि जो बाकी के 3 उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो भैया, नगर श्रेष्ठी, संधि विग्राहिका और आपका महादंड नायिका। बताओ, महादंड नायिका कौन सी पोस्ट को होल्ड नहीं किया था? अभी भी वक्त है, बताओ। मैं आपको यहाँ पर इनका मतलब बताता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर होता था कुमार अमर्त्य। नगर श्रेष्ठी जो होता था, ही वॉज अ चीफ बैंकर, चीफ बैंकर होता था ये। संधि विग्राहिका, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस। महादंड नायिका, ठीक है, महादंड नायिका ही होगा ऑफिसर ऑफ जस्टिस, ठीक है, ऑफिसर ऑफ जस्टिस। तो ये वाली पोस्ट जो है, दिस पोस्ट नॉट हेल्ड बाय हरिसेन, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। इज दैट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ हर्षवर्धनाज रेन? तो हर्षवर्धन का जो पीरियड है उसका रेन क्या था? मूल विधि, प्रियेश जी, मूल विधि अभी तो यार थोड़ा सा मुश्किल है, मूल विधि देखते हैं, काफ़ी लोग बोलते रहते हैं मूल विधि को लेके। तो हर्षवर्धन कौन थे? तो जब गुप्ता एम्पायर, ये जो यहाँ पर गुप्ता एम्पायर था, ये फ्लरिश कर रहा था एक टाइम पे नॉर्थ इंडिया में, धीरे 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 सिकुड़ गया। किस वजह से सिकुड़ा? डिफरेंट रीज़न है। जैसे कि हून्स का जो अटैक है वो भी एक रीज़न है। कल मैंने बताया था हून का अटैक किसके टाइम पे हुआ था, किस रूलर के टाइम पे हुआ था, अगर आप बताएं जल्दी से, तो वो स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था। तो और भी काफ़ी रीजंस थे, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट डायनेस्टीज़ उभर के आई। कहाँ कहाँ पे? जैसे कि यहाँ पर आया आपका बंगाल वाले में गौड़ करके आया। यहाँ पर मालवा में एक अलग रूलर है। यहाँ पर जो एक हरियाणा वाला क्षेत्र है, ठीक है, थानेसर करके जो जगह पड़ती है, यहाँ पर आए पुष्यभूति डायनेस्टी वाले, पुष्यभूति थानेसर वाले, ठीक है। तो पुष्यभूति जो थानेसर वाले थे, थानेसर वाले से मेरा मतलब नहीं, कैपिटल थानेसर हुआ करती थी, तो इनको वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रूलर आए वो कुछ थे, जैसे प्रभाकर वर्धन थे एक, ठीक है, फाउंडर नहीं थे, लेकिन प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे हुए, एक हुए राज्यवर्धन और एक हुए छोटे बेटे हर्षवर्धन, ठीक है, और एक बेटी हुई राजश्री, ठीक है, राज्यश्री। अब ये जो राजश्री हैं, इनकी शादी होती है मौखरी वंश के एक राजा, यहाँ पर मौखरी थे, यहाँ मैंने बताया थानेसर वाले, यहाँ मालवा वाले, यहाँ गौड़, छोटे 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 आफ्टर पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज यहाँ निकल के आई। और इन मौखरी वालों की कैपिटल थी कन्नौज। तो मौखरी कन्नौज वाले जो थे, उनके एक राजा थे ग्रहवर्मन, उनके साथ शादी हो गई इनकी ग्रहवर्मन के साथ। बाद में हुआ क्या, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी इसने। गौड़ के जो रूलर था शशांक करके हुआ, कोई शशांक यहाँ बुरा नहीं मानेगा, और मान रहा है तो मान सकता है वैसे, ठीक है। और मालवा के साथ मिल के जो रूलर थे उनके साथ मिल के मार डाला। फिर ये बदला लेने के लिए गए प्रभाकर वर्धन ने हरा दिया इसको, शशांक को। शशांक बोलता है, ऑफर मारता है कि हमारी लड़की से शादी करोगे? तो खैर मैन विल बी मैन, तो प्रभाकर वर्धन बोलते हैं ठीक है। शशांक ने मार डाला। शशांक शादी करवाना थोड़ी ना चाहता था, वो तो मारना चाहता था, इट वॉज अ ट्रैप। तो इसी वजह से अगर जो है कोई तुमसे बोले हमारे लड़के शादी करोगे, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाना, है ना। ट्रैप हो सकता है। तो हुआ क्या कि ये भी इनकी डेथ हो गई राज्यवर्धन। देन हर्षवर्धन ने सोचा अब मैं बदला लूँगा, ठीक है। तो उन्होंने पहले राजश्री को बचाया, रेस्क्यू किया, बिकॉज सती कमिट करने जा रही थी। राज्यवर्धन की मौत का बदला लिया। शशांक को कहीं पे सोर्सेज हैं कि मार डाला, कोई बोलता है कि इसको भगा दिया यहाँ से। और फाइनली क्योंकि यहाँ पर मौखरी भी ख़त्म ही हो गया था, तो कन्नौज पर फाइनली शासन किसका हो गया? हर्षवर्धन का। ये चीज़ ध्यान रखना, जो मौखरी वाले हुए इनकी कैपिटल तो इनिशियली कन्नौज थी, मैंने आपको बताया, जो बाद में ये वर्धन वालों की बन गई। तो इनके एक रूलर थे ईशान वर्मन। कल मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि इन्होंने भी क्या टाइटल लिया था, इन्होंने भी टाइटल लिया था महाराजा धीराज का, ठीक है, महाराजा धीराज का इन्होंने भी टाइटल लेके रखा हुआ था। तो फिर हर्षवर्धन आते हैं 606 से लेके 647 तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 606 से लेके 647 तक
हर्षवर्धन। और इनकी बायोग्राफी हर्ष चरित्र किसने लिखी है, ये मैंने आई थिंक बता रखा है आपको। हर्ष चरित्र किसने लिखी है, तो हर्ष चरित्र लिखी है बाण भट्ट ने। बाण भट्ट। बाण भट्ट ने एक और किताब लिखी जिसको बोलते हैं कादम्बरी। ठीक 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 ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अभी, और अगला है टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर दी वातापी चालुक्यास ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस। तो वातापी चालुक्य निम्नलिखित में से किस राजवंश के अधीन शासक थे, कल्याणी चालुक्यास, चोलास, पल्लवास या फिर कदम्बास। हाँ यार कल थोड़ा सा डिले हो गया था इंग्लिश के नोट, तरंग शर्मा, अब मतलब नहीं होंगे डिले। चलो भाई, तो वातापी चालुक्यास डायनेस्टीज होते हैं ट्रिब्यूटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर दी वातापी चालुक्यास ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस। ओके ठीक है, वातापी चालुक्यास जो हैं किसके ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस थे, यानी कि इसके तरह से किसके फ्यूडेटरी थे। अब देखो चालुक्यास कहाँ पे थे, कुछ पता है आपको, आइडिया है। यहाँ पे थे, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये चा चोला तो यार यहाँ पे थे, पल्लव भी यहाँ पे थे, तो इनके फ्यूडेटरी तो नहीं होंगे। पल्लव तो इनके कंटेम्प्रेरी थे, पल्लव इनके कंटेम्प्रेरी, तभी बताते हैं कैसे। ये कदम्ब जो थे, कदम्ब ऑफ बनवासी, बनवासी, कदम्ब ऑफ बनवासी, इनके फ्यूडेटरी हुए। ठीक है, फाउंडर इनके पुलाकेशिन द फर्स्ट थे। अब है क्या ना, चालुक्य अलग अलग तरह के हैं, चालुक्य 3 तरह के हैं, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। चालुक्य 3 तरह के हैं। पहले वाले चालुक्याज ऑफ बादामी या वातापी, मतलब कैपिटल है इनकी बादामी वातापी। एक है ईस्टर्न चालुक्यास, चालुक्याज ऑफ वेंगी जिनको बोलते हैं, चालुक्य वेंगी वाले। और तीसरे थे चालुक्य कल्याणी वाले। ये कल्याणी वाले जो चालुक्य हैं इनको लेटर चालुक्य के नाम से भी जानते हैं, लेटर चालुक्यास। अब ध्यान से सुनना, पुलाकेशिन दी फर्स्ट फाउंडर थे, फिर आए पुलाकेशिन दी सेकंड। पुलाकेशिन दी सेकंड ने क्या किया, ये नर्मदा रिवर है, ठीक है। पुलाकेशिन दी सेकंड, अब ये हर्षवर्धन यहाँ बैठे हुए हैं कन्नौज में, कन्नौज स्ट्रगल, कन्नौज बुज स्ट्रगल, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, जल्दी से लिखो कमेंट में, कल बताए थे। तो हर्षवर्धन ने नॉर्थ की टेरिटरी तो पूरी कब्जा के रखी थी, अब उन्होंने बोला साउथ में चलते हैं। तो फिर जब साउथ में गए तो पुलाकेशिन 2 ने डिफीट कर दिया। मैं पुलाकेशिन को पुला लिखूंगा, ठीक है। पुला 2 डिफीटेड हर्षा, और ये कहाँ लिखा हुआ है कि पुला 2 ने हर्षा को डिफीट किया और टाइटल लिया दक्षिण पतेश्वर के लॉर्ड ऑफ दक्षिण पतेश्वर का। ये लिखा हुआ है एक और प्रशस्ति जिसका नाम है उसका ए होल पिलर इंस्क्रिप्शन। ये किसने कंपोज किया, ये एसोसिएटेड है पुलाकेशिन दी सेकंड से। ये पुलाकेशिन दी सेकंड के जो कोर्ट पोएट हुए रवि कृति, उन्होंने कंपोज किया, तो उसमें लिखा हुआ है। फिर यही नहीं रुके हैं, पुलाकेशिन 2 एकदम रॉकिंग फॉर्म में थे, पल्लव को गए, पल्लव को भी हरा के आए। पल्लव के जो रूलर हुए कौन, पल्लव के जो रूलर हुए महेंद्र वर्मन दी फर्स्ट, उनको हराए, याद रहेगा। पुला 2 डिफीटेड पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन दी फर्स्ट, पल्लव को भी हरा डाले। महेंद्र वर्मन 1 के बेटे नरसिंह वर्मन, उनको नहीं हरा पाए, उन्होंने बदला ले लिया। उन्होंने बोला कि अब तो मौत का बदला मौत से लिया जाएगा, पुलाकेशिन 2 को मार डाला उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे देखो पुलाकेशिन 2 के टाइम पे ये एम्पायर फ्लरिश कर रहा था एकदम, और पुलाकेशिन 2 जो थे वो काफ़ी दिक्कतों से, मतलब चलो वो खैर छोड़ो, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि है क्या ना कि इनके चच्चा थे एक मंगलेश करके हुए, पुलाकेशिन 2 के चच्चा। तो मंगलेश चाहते थे कि हम थ्रोन पे बैठे, तो मंगलेश को मारे, अपने चाचा को मारे पहले पुलाकेशिन 2 को, क्योंकि पुलाकेशिन 1 जो इनके पापा थे पुलाकेशिन 2 के, जब वो उनकी डेथ हुई थी पुलाकेशिन 2 बहुत छोटे थे, तो मंगलेश बन गए थे। लेकिन मंगलेश जब बन गए तो उनको लगा यार गद्दी का मज़ा तो अलग ही मज़ा है, तो फिर मंगलेश थे हटना नहीं चाह रहे, तो पुलाकेशिन 2 ने उनको मारा, तब वो थ्रोन पे बैठे। अगर कभी पूछ ले तो उन्होंने क्या किया, पल्लव को जब हराए थे पुलाकेशिन 2, तो अपने भाई को यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पर वंगी पड़ती है, तो यहाँ पर उन्होंने भेज दिया अपने भाई को कि भाई तुम यहाँ पर गवर्न करो। लेकिन जब नरसिंह वर्मन 1 ने हराया किनको, नरसिंह वर्मन 1 ने हराया किसको, पुलाकेशिन 2 को। और यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें जा रही होंगी वैसे, है ना, क्योंकि टाइटल लिया ना, नरसिम्हा 1 डिफीटेड
डिफीटेड पुलाकेसिन सेकेंड एंड टुक द टाइटल भी लिया, टाइटल लिया वातापी कोंडा का। वातापी का मतलब, वातापी वो जो चालुक्याज हैं, जो वेस्टर्न चालुक्याज, देखो ध्यान रखना, जैसे ईस्टर्न चालुक्याज हैं, जैसे चालुक्य ऑफ कल्याणी को लेटर चालुक्य बोलते हैं, ऐसे इसी तरह इनको वेस्टर्न चालुक्य भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो इनकी कैपिटल है वातापी, ठीक है। तो उसको कॉन्कर कर लिया था, उसको जीत लिया था, तो कोंडा का मतलब होता है तेलुगु में कॉन्कर, ठीक है। तो वातापी कोंडा का टाइटल लिया नरसिंह वर्मन वन ने, और जब टाइटल लिया धीरे 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 अपना अंपायर एक्सपैंड किया और इनको सिकोड़ दिया, मतलब कि इनको समेट दिया इनको। देन उसके बाद ये जो है बाद में अमर्ज हुए चालुक्य ऑफ कल्याणी। इन्हीं चालुक्य ऑफ कल्याणी के आखिरी रूलर हुए कीर्ति वर्मन। कल बताया था कुछ कि कीर्ति वर्मन को हरा के दंती दुर्ग ने क्या किया था, दंती दुर्ग ने कूट दिया था कीर्ति वर्मन चालुक्यास को, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी की नींव रखी। राष्ट्रकूट की कैपिटल क्या थी, जल्दी से बताओ। राष्ट्रकूट की कैपिटल मान्यखेत थी। याद कैसे रखेंगे, खेत में कूटा था भैया, खेत में, तो खेत और कूट, ठीक है, कि चालुक्यास को। तो इस तरह से उनका भी खात्मा हुआ था। और हिरण्यगर्भ करके एक सेरेमनी परफॉर्म करी थी जिसको गोल्डन वूम्ब बोलते हैं, ध्यान रखना, पूछता है भैया, IBACIO में पूछ रखा है हिरण्यगर्भ की सेरेमनी किसने परफॉर्म करी, तो दंती दुर्ग ने करी। याद रहेगा मालिक। आगे बढ़ें। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लव्स ह्यून सांग विजिटेड द पल्लव कैपिटल कांची। तो निम्नलिखित में से किस पल्लव के शासनकाल के दौरान हेवन सांग ने पल्लव की राजधानी का दौरा किया था। ओके, नेक रोटेशन, हाँ हुजूर जी, हुजूर मालिक, हाँ। चलो भाई, तो क्या आज ये सब मत देखा कर, टाइम है पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कोई इधर उधर की बातें तो करवा नहीं रही तुम्हें। तो ह्यून सांग की बात करेंगे तो पल्लव की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। पल्लव के बारे में तुम्हें पता है, पल्लव यहाँ पे थे, चालुक्यास के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। पल्लव की जब हम बात करेंगे तो उनकी कैपिटल और पहले रूलर यानी कि फाउंडर, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल जो है वो कांचीपुरम है, कांचीपुरम। फाउंडर कौन है, सिम्हा विष्णु है, सिम्हा विष्णु, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो क्या पूछ रहा है, ह्यून सांग किसके टाइम पे है। अब तुमको तो ये पता ही होगा बचपन से, ये ह्यून सांग हर्षवर्धन के टाइम पे है। हर्षवर्धन किसको हरा है, पुलाकेशिन II को हरा है। हर्षवर्धन पुलाकेशिन II को हरा है, और पुलाकेशिन II किसको है, नरसिंह वर्मन को हरा है। नहीं भैया, महेंद्र वर्मन को हरा है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, हमें पता है कि ह्यून सांग विजिटेड द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन के कोर्ट में विजिट किए, और हर्षवर्धन, रुक जाओ भी, ठीक है, हर्षवर्धन कोर्ट में विजिट किए। अब हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी कौन थे पल्लव में, अगर देखें तो पल्लव का हर्षा से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं था कि कुछ युद्ध हुआ हो, लेकिन इनडायरेक्ट कांटेक्ट था कि हर्षा को पुलाकेशिन II हराए थे, और पुलाकेशिन II ने महेंद्र वर्मन वन को भी हराया था। तो एक तरह से तीनों रूलर कंटेम्प्रेरी हुए। तो हर्षा के टाइम पे भी गया ह्यून सांग, पुलाकेशिन II और महेंद्र वर्मन फर्स्ट, याद रहेगा। इसकी एक किताब है, उसका नाम है CU की, ठीक है, जिसमें ये इंडिया की एजुकेशन के बारे में बताता है, ठीक है, इंडिया की एजुकेशन के बारे में बताता है। ये सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर था, सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर था। तो पहला कौन था, फर्स्ट कौन था। और इसको ना जुआन जांग के नाम से भी जानते हैं, जुआन जांग, ठीक है, जुआन जांग। और अगर बात करें पहला तो ये था फा हीन, ठीक है। ये किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त II के टाइम पे आया था ये। हाँ, अब याद आया, मैं बोल नहीं रहा था तुम्हें कि भाई मैं कुछ भूल रहा हूँ समुद्रगुप्त के रिगार्डिंग, अब एकदम से हिट किया मेरे दिमाग में। सर्वराज उछेत्ता का टाइटल लिया था भाई ने अपने, ठीक है, सर्वराज उछेत्ता, ठीक है। अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स इसको बोलते हैं, अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स। और यही नहीं, अभी और सुनिए, कविराज का भी टाइटल लिया था, ठीक है, कविराज का भी। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट का बताएं कौन सा है।
नेशनल इनकम क्या होती है बताया था, एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट होती है, लेकिन ये बताना भूल गए थे कि फैक्टर कॉस्ट निकालते कैसे हैं, है ना। तो हम चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। कि हमने ये पढ़ा था कि अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो ग्रॉस से डिप्रिसिएशन घटा दो, नेट मिल जाएगा। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ दो, नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, ठीक है। यही पढ़ाए थे आपको। अब अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दो। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये होता है आपका। तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये हो जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट। क्या समझे गुरु, समझ आ गई बात? वही है, लिखने का तरीका अलग है, बात वही है। चाहे मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दो, चाहे इनडायरेक्ट उसको खोल दो, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से हमारे टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के नेशनल इनकम को। एक हो गया जीडीपी, एक हो गया जीएनपी, एक हो गया एनडीपी और एक हो गया एनएनपी। 4 हो गए मार्केट प्राइस पे और 4 हो जाएंगे इसी तरह फैक्टर कॉस्ट पे। तो टोटल 8 होते हैं क्या, ये आपका जो नेशनल इनकम है उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके, ठीक है। ठीक, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। चलो, और नेशनल इनकम को निकालने के कितने तरीके होते हैं जल्दी से बताओ कमेंट में। और ये चीज़ याद रहेगा, एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट ही आपकी नेशनल इनकम है, और कैसे निकालना है आप आराम से निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो एक पूर्व प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार विक्रेता होते हैं, जानकारी परिपूर्ण होती है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट पे आते हैं हम। टाइप्स ऑफ मार्केट 4 तरह की होती है। मोनोपोली होती है, जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, ठीक है, जहाँ पर सिंगल सेलर होता है। बायर तो यार होंगे ही बहुत सारे, अब बायर तो हमेशा ही बहुत सारे होते हैं। ऑलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, सिर्फ कुछ बेचने वाले होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पर मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए कंपटीशन होता है। टू स्टैब्लिश मोनोपोली कंपटीशन होता है यहाँ पे। और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहाँ मार काट गला काट कंपटीशन होता है, क्योंकि यहाँ पर होते हैं जैसे फ्यू सेलर, यहाँ पर होते हैं, ध्यान रखना, होमोजेनस। जो लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं वो होमोजेनस प्रोडक्ट से सेल करते हैं, यानी एक तरह के ही एकदम प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए ज़्यादा कोई कंपटीशन हो नहीं पाता और लोगों को सब कुछ पता होता है, सारे डिफरेंसेस पता होते हैं, इन्फॉर्मेशन इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं आपके परफेक्ट कंपटीशन में। इसमें भी होते हैं मैनी सेलर्स होंगे, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और बायर्स भी बहुत होंगे, लेकिन सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो सकता है क्या, एग्जाम्पल के तौर पे आपका जैसे टूथपेस्ट, हमारे टूथपेस्ट में नमक है, हमारे टूथपेस्ट में चारकोल है, हमारे टूथपेस्ट में, फिर क्या ही बोलूँ मैं, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, ठीक है। तो टूथपेस्ट है टूथपेस्ट ही, लेकिन अलग अलग कुछ तो है। मोनोपोली में सिंगल सेलर है। सिंगल सेलर जैसे पहले इंडियन रेलवेज तो हुआ करता था, अब तो धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो मतलब एक तरह से हम इंडियन गवर्नमेंट को बोल सकते हैं इन केस ऑफ रेलवेज। ऑलिगोपोली में अगर बात करेंगे तो जो ऑलिगोपोली होता है उसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, बायर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया में टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है, एयरटेल है, जियो है, वीआई है, बीएसएनएल है, इस 4 के अलावा आप कोई और रिकॉल कर सकते हो, तो सिर्फ कुछ ही सेलर्स हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो सिंगल सेलर है उसके पास ये एडवांटेज होता है कि वो प्राइस डिसाइड कर सकता है। प्राइस डिसाइड कर सकता है क्योंकि यहाँ पर एक एंट्री बैरियर है। कहाँ पर? मोनोपोली में ऐसे जल्दी फल्दी कोई एंटर कर नहीं सकता है, तो एंट्री बैरियर है यहाँ पे, ठीक। तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स फंक्शंस बोथ एज अ पैसेज वे फॉर इंट्रा सेलुलर
ट्रांसपोर्ट एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। बताओ भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतर कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में काम करता है? प्रज्वल तिड़के ने काफ़ी अच्छी बात बोली है और ये बात कह रहे हैं कि सर साउंड कम्स इन वन साइड हेडफोन, सर साउंड कम्स इन वन साइड हेडफोन, सर साउंड कम्स इन वन साइड हेडफोन, सर साउंड कम्स इन वन साइड फोन। और ये कारवां इसी तरह से प्रज्वल जी का काफ़ी सारे उन्होंने मैसेजेस कर रखे हैं। तो अब इसका उत्तर जो है प्रज्वल जी को मैं कुछ चंद शब्दों में देना चाहूँगा कि प्रज्वल जी थोड़ा सा इंतज़ार करिए क्लास के अंत होने का, फिर मैं आपको बढ़िया डिटेल में आंसर देता हूँ, ठीक है, कि आज क्यों जो है क्लास जो वॉइस है वो एक साउंड एक कान में ही आ रही है, ठीक है। तो गोल्गी अपरेटस लाइजोसोम माइटोकॉन्ड्रियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही। ट्रांसपोर्ट कौन करता है, मैन्युफैक्चर कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है ये, ठीक है। गोल्गी अपरेटस क्या करता है? उस चीज़ को स्टोर करेगा। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ, ठीक है। एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ क्यों होता है? रफ होता है राइबोसोम की वजह से। स्मूथ क्यों होता है? ये होता है फैट्स एंड लिपिड्स की वजह से। क्या बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है। ये वो बीच में कमेंट पढ़ लो तो एक डिस्ट्रैक्शन होता है फिर। चलो भाई, तो ये रफ क्यों होता है? राइबोसोम की वजह से। किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का, ठीक है। ये किसका सिंथेसिस करता है? फैट्स एंड लिपिड्स का, ठीक है, फैट्स एंड लिपिड्स का। प्लस साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है कौन? स्मूथ वाला, ठीक है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी बफरिंग नहीं कर रहा है, अभी कंफर्म करना। अभी तो बफरिंग नहीं कर रहा है ना? अभी तो बफरिंग नहीं कर रहा ना? ठीक है, अभी कंफर्म। कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक दिखा था बफरिंग? फिर हुआ आई थिंक। कहाँ तक हो गया था? 13 लाख बिल्कुल नहीं हुआ क्या? क्यों? ये पढ़ा था कि अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो ग्रॉस से प्रतिस्पर्धी बाजार। 13 लाख बिल्कुल नहीं हुआ था क्या? ट्रांसपोर्ट की बात हो रही। ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो प्लाज्मिक रफ होता है राइबोसोम की वजह से। में भी काम नहीं कर रहा है, अभी कंफर्म करना। 13 लाख बिल्कुल नहीं हुआ था क्या? ओके, डिटॉक्सिफिकेशन का बता दिया था। चलो भाई, तो ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने बताया था न्यूक्लियस के बारे में कि ये न्यूक्लियस जो आपको ये बड़ा सा दिल सा दिख रहा है ये, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। इसको ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स और इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल्स। इसके अंदर जो छोटा सा दिल आपको दिख रहा है दैट इज़ योर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आपका इन्वॉल्व है राइबोजेनेसिस में। राइबोजेनेसिस का मतलब होता है राइबोसोम के फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से चिपका हुआ है, और ये जो न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोम्स बना के किसको देगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। और वहाँ पे जहाँ पे चिपकाएगा वो रफ पार्ट हो जाएगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पर नहीं जाएगा राइबोसोम वो स्मूथ पार्ट हो जाएगा, स्मूथ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। क्लियर है? और न्यूक्लियोलस आपका अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो गोल्गी अपरेटस होता है, गोल्गी अपरेटस का जो फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है वो सेस फेस होता है,
ठीक है, कॉन्वेक्स साइड होता है, और जो दूसरा वाला साइड होता है वो ट्रांस साइड होता है, जिसको कि कॉनकेव साइड बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, 2 लेयर में होती हैं, आउटर लेयर इनर लेयर। आउटर पोरस होती है, इनर में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ होती है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर की होती है, वहीं उसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है उसका। क्लियर है इतनी चीज़। देन लाइजोसोम के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि लाइजोसोम आपका सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होता है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जब वो निकलता है तो वो सेल को डाइजेस्ट कर लेता है पूरी, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है एक तरह का। वो बनता कहाँ पे है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। और जो आपका लाइजोसोम खुद है ये गोल्गी अपरेटस में बनता है। गोल्गी अपरेटस को हम ये स्टोरेजिंग में यूज़ होता है, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में भी यूज़ होता है ये, ठीक है। स्टोरेज करता है, पैकेजिंग डिस्पैचिंग भी करता है, इसीलिए इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। किसको? गोल्गी अपरेटस को, ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब मैंने गाना भी गाया था यहाँ पे, अब तुम लोगों को गाना वो सुनाई नहीं दी, मतलब वही है कि बफरिंग हो गया उस टाइम पे। यहाँ पर मैंने गाना भी गाया था एक, ये जो दिल दिख रहा है इस पे, लेकिन अब क्या ही बताऊँ मैं, आज तुम लोगों के नसीब में कुछ है ही नहीं, मतलब ना तो अच्छी वॉइस ना तो गाने। अब क्या ही बोलूँ, ठीक है। बाकी आपको पता है ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ में इन्वॉल्व होता है ये, ठीक है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, जिसमें कि हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब यार फ्लो में निकलता है, ऐसे थोड़ी निकलता है कि तुम बोलोगे गाना गा दो, हाँ ऐसे थोड़ी हम गाना गा पाते हैं। चलो भाई, तो इज़ और आर करेक्ट भाई, 2 क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, फिर छुट्टी कर देंगे। अभी करो 2 क्वेश्चन और। तो सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक एंड विथ pH वैल्यू लेस देन 7 व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। क्या सही आंसर होगा इसका? नीदर 1 नॉट 2, बोथ 1 एंड 2, ओनली 2 या फिर ओनली 1? तो ये चीज़ हमें पता है कि जब एक एसिड एक बेस से मिलता है, ठीक है, व्हेन एन एसिड मीट्स अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीकरण अभिक्रिया, जहाँ पे एक एसिड एक बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है ना। तो अब ये जो सॉल्ट बना है इसका pH वैल्यू कितना होगा ये डिसाइड करेगा ये एसिड या बेस कौन स्ट्रॉन्ग था। अगर एसिड ज़्यादा एसिडिक था, स्ट्रॉन्ग था, बेस वीक था, तो ये सॉल्ट एसिडिक बनेगा। अगर एसिड वीक था, बेस स्ट्रॉन्ग था, तो ये सॉल्ट बेसिक नेचर का बनेगा। pH क्या होता है? pH स्केल ये होती है, pH एक हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। pH स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इट स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पर P का मतलब होता है पोटेंस इन जर्मन लैंग्वेज, अगर आपसे पूछ ले। 7 होता है आपका न्यूट्रल वैल्यू, 7 से कम होता है एसिडिक, और 7 से ज़्यादा होता है आपका बेसिक या फिर एल्कलाइन नेचर का, ठीक है। 7 से कम मतलब एसिडिक, 7 से ज़्यादा का मतलब बेसिक। वाटर जो होता है वो आपका एकदम न्यूट्रल होता है, ठीक है। यूरिन स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। ब्लैक जो कॉफ़ी होती है स्लाइटली एसिडिक। टोमेटो एसिडिक, ठीक है। बाकी आप देखेंगे बैटरी एसिड काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। यहीं पे हमारा स्टमक का एसिड आता है, जो पेट का जो होता है ना, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका जो pH वैल्यू होता है वो रफली 1.6 होता है। इसी तरह 7 से ऊपर जाएंगे तो आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि सी वाटर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की जब हम बात करते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा की जब बात करते हैं तो बेकिंग सोडा क्या होता है ये मैं आपको आई थिंक बता चुका हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देन यहाँ पर आएगा आपका, लिखा नहीं है क्या? लिखा है इनडाइजेशन टैबलेट। जैसे कि जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो जब हमें एसिडिटी हो जाती है पेट में तो हम एंटासिड लेते हैं, उनमें से एक एंटासिड है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इट स्टैंड्स फॉर MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका pH वैल्यू 10 होता है, और 14 होता है जैसे आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ड्रेन क्लीनर वगैरह का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो आपका pH वैल्यू लेस देन 7 होगा, सही है आपका। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium oxide। बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है? बिकॉज ये आपकी एक क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है, ठीक है। इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम क्या करते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम ये करते हैं कि क्लोरीन लेते हैं,
ठीक है। क्लोरीन लेते हैं और एक एल्कली लेते हैं, जिसको जो कि जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये एक बेस होता है। एल्कली क्या होते हैं? बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। तो क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोर और एल्कली जो मैंने यहाँ पर लिखा वो बनते हैं किस रिएक्शन में बनते हैं, पूरे रिएक्शन नहीं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जब हम ब्राइन लेते हैं, ब्राइन क्या होता है? एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl, यानी नमक का एक्वस फॉर्म। तो जब इसको लेंगे और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड प्रोसेस का यूज़ करेंगे, तो इसमें हमें मिलेगा क्लोरीन, इसमें हमें मिलेगा NaOH जो कि एक एल्कली है, और एक हमें गैस मिलेगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिलती है कैथोड में, और ये दोनों जो मिलते हैं वो मिलते हैं हमें कहाँ पर? एनोड में, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली, क्योंकि ये क्लोरीन है और ये एल्कली है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। बाकी अगर आपको अब कल करना हो तो बता दो, क्योंकि आई थिंक आप लोगों का काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक तकरीबन 2 घंटे के आसपास। अब क्या ही कर सकते हैं आज, है ना। लेट स्टार्ट भी तो किए थे। और करना है तो बता दो, मैं और खींच देता हूँ, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ख़त्म कर लें? बताओ जल्दी से, ख़त्म कर लें क्या ह्यून सांग वाले में? हाँ, एक सेकंड रुको। ड्यूरिंग द पल्लव कैपिटल कांची महेंद्र, एक सेकंड नरसिंह वर्मन 2, महेंद्र वर्मन 2 तो होगा नहीं। देखो महेंद्र वर्मन 1 का तो कंटेम्प्रेरी था, क्योंकि महेंद्र वर्मन 1 भी पुलकेशिन 2 के साथ हुआ था। नरसिंह वर्मन 1 भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मोर जो एक्यूरेट होगा वो नरसिंह वर्मन 1 ही होगा, ठीक है। क्योंकि महेंद्र वर्मन की तो डेथ हो गई थी उसके बाद, तो जब तक ये नीचे विजिट किया था तब तक महेंद्र वर्मन की डेथ हो चुकी थी, पुलकेशिन 2 ने उनको मार डाला था, तब नरसिंह वर्मन 1 का रूल था, यस, ठीक है। तो करना है और कि नहीं करना है? कंटिन्यू कर लें? ओके ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं, ओके ठीक है, कर लेते हैं फिर कंप्लीट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। पीएच वैल्यू कल भी मैं इस पर डिस्कशन थोड़ा करूँगा, है ना, या फिर कर ही देता हूँ, बता देता हूँ। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ध्यान रखना, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इट सर्वाइव्स ऑन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। ये एक नैरो रेंज ऑफ पीएच पे ही काम करती है। ये नैरो रेंज ऑफ पीएच कौन सी है? ये नैरो रेंज ऑफ पीएच है आपकी 7 से लेके 8 तक, ठीक है। नैरो रेंज ऑफ पीएच पे काम करता है। किस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं? जब किसी रेन का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए। कब टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, दांतों का गिरना जिसको हम बोलते हैं? जब 5.5 से पीएच वैल्यू कम हो जाए तब, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग पद्म विभूषण अवार्डी बिलोंग्स टू कालका बिंदादीन घराना ऑफ कथक। तो कथक के कालका बिंदादीन घराने से कौन बिलोंग करते हैं? तो लखनऊ के तहत आता है, लखनऊ का कालका बिंदादीन घराना। तो पंडित बिरजू महाराज हैं, ऑप्शन नंबर सी, जिनको ओरिजिनली अगर ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखना, पंडित जो बिरजू महाराज, इनका नाम है ब्रिज मोहन मिश्रा, ठीक है, ब्रिज मोहन मिश्रा। इनके फादर का नाम है चलो यहाँ पे पहले हम वो देख लेते हैं कि याद कैसे रखने इसके एक्सपोनेंट। बाकी तो ये आपको पता है, जो कथक है यूपी का क्लासिकल डांस है, ठीक है, और एकमात्र क्लासिकल डांस है जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक पे बेस्ड है। कथक जो है इसको हम डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स के नाम से भी जानते हैं, डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स के नाम से भी जानते हैं, जहाँ कथा का मतलब ही स्टोरी होता है, ठीक है। तो महाराज देवी नारायण में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगल ही मंगल होगा। इस तरह से इसकी ट्रिक होती है। अब महाराज से हो जाएंगे आपके बिरजू महाराज, जिनके बारे में अभी हमने देखा, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, लच्छू महाराज। तो ध्यान रखना, और एक और महाराज थे आई थिंक, तो ध्यान रखना ये जो अच्छन महाराज हैं इनके फादर थे बिरजू महाराज के, और जो लच्छू महाराज हैं और शंभू महाराज, ये इन दोनों लोग मतलब दोनों लोग अंकल थे बिरजू महाराज जी के, ठीक है। और ये ध्यान रखना, देवी से है सितारा देवी,
सितारा देवी, तो जैसे आप पढ़ते हैं ना कि भाई अगर मोहापात्रा या फिर मोहंती दिख जाए सरनेम में तो ओडिसी से होंगे, रेड्डी हो दिख जाए तो कुचिपुड़ी, उसी तरह अगर महाराज दिख जाए तो कथक से होंगे। नारायण से हो जाएंगे आपकी शोभना नारायण, शोभना नारायण। आस्था से हो जाएंगे आपकी अस्थाना सिस्टर्स हैं, कामिनी और नलिनी अस्थाना है, ठीक है। कामिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना ये दोनों लोग हैं, ठीक है। उनका प्रसाद, प्रसाद से हो जाएंगे 3 लोग। एक तो ईश्वरी प्रसाद हैं जो लखनऊ घराने के फाउंडर हैं, मैंने आपको बताया था लक मिलता है तब जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब, तो ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। और कौन हो जाएंगे आपके, ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे, और क्या नाम था उनका, नाम भूल रहा हूँ मैं, कालका प्रसाद, ठीक है। कालका जी प्रसाद जी हैं एक, और एक है नारायण प्रसाद, ठीक है। तो प्रसाद भी दिख जाएगा तो आपके यही होंगे, ठीक है। विद्या से विद्या गौरी अडकर, विद्या गौरी अडकर। लखपति से कुमुदनी लखिया, आपको पता है इनकी डेथ अभी 2 दिन पहले ही हुई है कुमुदनी लखिया जी की, ठीक है। कुमुदनी लखिया जी के बारे में ध्यान ये रखना कि जो कदम्ब सेंटर है, ठीक है, कदम्ब सेंटर ऑफ आर्ट, उसकी फाउंडर हैं, पक्का पूछेगा 100%। अभी आने पता नहीं कौन वेंडर ढंग का वेंडर आएगा तो पक्का पूछेगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले इनकी डेथ हुई है, ठीक है। और मंगल से हो जाएंगे अदिति मंगल दास, ठीक है, अदिति मंगल दास। और भी हैं, ध्यान रखना, जैसे कि अदिति मंगल दास के अलावा रोशन कुमारी और कुमकुम धार, कुमकुम धार, ये हैं सारे आपके एक्सपोनेंट ऑफ कथक। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बिरजू महाराज जी को ध्यान रखना संगीत नाटक अकेडमी कब मिला, जब ये 28 साल के थे तभी 1964 में। और पद्म विभूषण की अगर बात करेगा, जो कि इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो 1986 में, 1986 में। और बिरजू महाराज ध्यान रखना ही फाउंडेड दी कलाश्रम स्कूल ऑफ डांस। ईयर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये दिल्ली में है, ठीक है। कलाश्रम स्कूल ऑफ डांस जो है इन्होंने फाउंड किया था बिरजू महाराज। क्लियर है। 16th, डैश इज ऑफन टाउटेड एज द तानसेन ऑफ द 20th century. This musical genius blended the best of classical music and created a unique style of his own. तो मुबारक अली खान, उस्ताद अली बख्श खान, बरकत अली खान या फिर बड़े गुलाम अली खान। तो आंसर होगा बड़े गुलाम अली खान, ठीक है। तानसेन की अगर बात करेंगे तो तानसेन आपके हरिदास, ठीक है, तानसेन हरिदास होंगे, ठीक है। और अभी आ रही है वॉइस, ठीक है, अभी साउंड आ रही होगी, ठीक है। तो तानसेन की अगर बात करेंगे तो इनके गुरु का नाम था हरिदास, और तानसेन जी जो हैं ये पहले राजा रामचंद्र सिंह जो थे ग्वालियर के, उनके कोर्ट में थे ये, ठीक है। राजा रामचंद्र सिंह, ठीक है, ये ग्वालियर के रूलर थे और इनके कोर्ट में थे। और गुरु का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद जो है ये अकबर के कोर्ट में गए एज वन ऑफ दी नवरत्न के तौर पे, ठीक है। और तानसेन जी ध्यान रखना रीवा या फिर ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, क्लियर। और इन्होंने बहुत सारे ध्रुपद्स कंपोज किए इंडियन गॉड और गॉडेसेस के लिए, ठीक है। ही कंपोज मैनी ध्रुपद्स फॉर इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस, ऑलराइट। 17th, विद रेफरेंस टू द चेतियागिरी विहार फेस्टिवल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो चेतियागिरी विहार फेस्टिवल एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, सांची एमपी में सेलिब्रेट किया जाता है। जो रिलिक्स हैं सारीपुत्ता और महामगुलेना की, उनको वर्शिप किया जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इट इज़ अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल, बिल्कुल सही है। इट इज़ हेल्ड एट सांची एमपी, ये भी बिल्कुल सही है। और रिलिक्स ऑफ सारीपुत्ता एंड महामगुलेना, इनको वर्शिप किया जाता है, तो तीसरा भी यहाँ पर
सही होगा, तीनों ही सही, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। एमपी के अगर और फेस्टिवल्स की बात करेंगे तो कौन कौन से होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें लोकरंग फेस्टिवल होता है ना। तानसेन महोत्सव यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, बिकॉज ग्वालियर आपका तानसेन मतलब वहीं पड़ता है, ग्वालियर या फिर रीवा घराने से ही थे, ठीक है। तानसेन समारोह, ठीक है। पंचमढ़ी उत्सव, पंचमढ़ी उत्सव, मालवा उत्सव, ठीक है, मालवा उत्सव। चलो 18th है आपका, मैच दी फॉलोइंग बुक्स विद रेस्पेक्टिव ऑथर्स। तो यहाँ पर आपको मैच करना है, जल्दी से मैच करिए। चलो, तो ये हम देख चुके हैं कि जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी, और इसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने जो बार्बर्स थे, वाइन डिस्लर थे, गार्डनर्स थे, लाड़ा और पीरा, उनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया था। तारीख़ मुबारक शाही की अगर बात करेंगे तो तारीख़ जो मुबारक शाही है, तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये लिखी थी याहया बिन सिरिंदी ने। और इस पर्टिकुलर किताब में एक्चुअल में ये बताया था इसने, याहया बिन सिरिंदी ने, कि जो सैयद जो डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था, सख्त सा लौंडा, अगर आपको याद हो, सख्त सा लौंडा इस तरह से। तो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद। तो सैयद डायनेस्टी वाले आए थे, ठीक है। एक्चुअल में तैमूर का इन्वेजन हुआ था तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे, है ना। जो आपका तुगलक डायनेस्टी जब ख़त्म हुआ तो इसके बाद सैयद आया, और सैयद का जो फाउंडर था जिसका नाम था मुबारक शाह, ध्यान रखना, ठीक है, सॉरी खिज़्र खान, ठीक है, खिज़्र खान फाउंडर था, और खिज़्र खान के बाद आया था मुबारक शाह। तो इनके टाइम पे जो है सैयद डायनेस्टी के टाइम पे इसने किताब लिखी थी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसमें कि याहया बिन सिरिंदी ने ये क्लेम किया था कि ये लोग प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट हैं, प्रॉफिट। और ये क्यों किया था, सो दैट कि उनके कोर्ट में इसको जगह मिल जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, अभी अगर मान लो कि किसी को कुछ अच्छी अब आपने देखा है कि भाई हमारा जो मीडिया है किस तरह से इंक्लाइन हो जाता है जो भी सरकार पावर पे होती, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको फेवर चाहिए होता है, तो वो अच्छी अच्छी बातें लिखेगा, अच्छी अच्छी बातें बताएगा, क्योंकि अगर पता है कि अगर इधर उधर की कुछ उसने बातें बताई और लिखा तो कायदे से कड़ाई हो जाएगी। तो उसको उनके कोर्ट में जगह लेनी थी अहमद सिरिंदी को, तो इसलिए उसने ऐसा कुछ लिखा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है। तो 3-1 अगर आप इसको भी देखेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, 2-4-1-3, ठीक है। तजुल मसिर जो है हसन निज़ामी ने लिखी, ठीक है। और जो आपकी ख़ज़न उल फतूह है ये आमिर खुसरो ने, ठीक है। आमिर खुसरो के बारे में बताया था, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था, तूते हिंद का टाइटल दिया गया था इसको, और इसने जो है इसको फादर ऑफ इंडियन कवाली के नाम से भी जानते हैं। और ये भी हमें आपको पता होना चाहिए कि इसने जो है नू सिफिर भी लिखी, ठीक है, नू सिफिर, जिस पे कि अभी क्वेश्चन भी आया था, ये हम पढ़ चुके हैं, ये CDS में अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था इस पर। 19 सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आइए कि पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की कितनी है। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस 343 है। होता क्या है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब। हाईएस्ट और लोवेस्ट आपको पता होना चाहिए, तो हाईएस्ट बिहार में है, लोवेस्ट कहाँ पर है, बिहार में हाईएस्ट है, और हाईएस्ट बिहार में कितनी है, 1106। और हाईएस्ट किस यूटी में है बताइए, लोवेस्ट अरुणाचल में है, जहाँ सिर्फ 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। और दिल्ली में बिहार से भी ज़्यादा है, और वो कितनी है, 11,320। और लोवेस्ट अगर बात करेंगे किसी यूटी में तो वो अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है, ठीक। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस कि द टर्म ब्लू लाइन ये किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फिर आइस हॉकी। इसी तरह आप बताएंगे कि बॉक लाइन जो है वो किससे संबंधित है, बॉक लाइन। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे ब्लू लाइन तो ये आइस हॉकी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बॉक लाइन आपके रिलेटेड है किससे, ये है आपकी कबड्डी से, ठीक है, कबड्डी से रिलेटेड है। फुटबॉल के कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज़ की अगर बात करेंगे तो जैसे डूरंड, संतोष, रोवर्स, ठीक है, मेर्डेका, BC रॉय, ठीक है, ये सब ट्रफ्स कप्स एंड ट्रॉफीज एसोसिएटेड हैं आपकी फुटबॉल से, ठीक है। और क्रिकेट की आप बताएंगे, आपका होमवर्क है। हाँ, फाइनली लेक्चर ख़त्म हुआ आपका आज का लेक्चर तो क्या ही बताया जाए अब। आज के लेक्चर ने तो
क्या चीज़? अरे सॉरी यार, ये 382 होगा, ठीक है। थ्री 382 होगा ये, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू। मैं कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा, है ना। बाकी तो जिसको नोट्स वगैरह लेना है कोर्सेज सेक्शन में जाके हैंड नोट्स वगैरह ले सकता है। पीडीएफ आपको परमानेंट एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। धन्यवाद, है ना। अब बोलने के लिए कुछ बचा है नहीं। हाँ, आज तो पीटीएस भी है बिल्कुल। अब वो जो इतना पेशेंस रखना पड़ा आज, तुम बेटा मेरे साइड से सोचो, अगर मेरे साइड से होते ना तो क्लास बंद करके भाग चुके होते अभी तक, जितनी दिक्कतें आई क्लास में, ठीक है। एक तो वॉइस का इतनी शुरू में इशू रहा, देन लाइट का कुछ इशू रहा जिसकी वजह से इंटरनेट चला गया, अपने फ़ोन से कनेक्ट किया, ठीक है। फिर फ़ोन का नेट ख़त्म हो गया, फिर दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट किया बीच में, फिर बीच में कुछ हुआ। तो अगर आप होते मेरी जगह तो या तो आपने अभी तक कुछ गालियाँ दे रखे अपने मुंह से कुछ ना कुछ शब्द निकाल दिए होते, या फिर अपने क्लास ना ली होती। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।